नेक्स्ट लिख लीजिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। और ये मान के चलो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। फोकस करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे पहली बार 1990 में प्रारंभ हुआ। 1991 में पहली बार इसको शुरू किया गया। दूसरी बात दोस्तों, एक भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन एंड पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक फ्रॉम पाकिस्तान, इन्होंने विकसित किया था। अगर इसका सिद्धांत की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का सिद्धांत इन्होंने दिया था, दैट इज कॉल्ड महबूब उल हक अमर्त्य सेन। बाद में यूएनडीपी ने इनके कॉन्सेप्ट को इनसे ले लिया और वर्तमान में एचडीआई, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में प्रकाशित होता है। दोस्तों, एक जो यूएनडीपी है वो वैश्विक स्तर पर एक रिपोर्ट बनाती है। यूएनडीपी वैश्विक स्तर पर एक रिपोर्ट बनाती है जिस रिपोर्ट का नाम है एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंतर्गत एचडीआई पब्लिश होता है, प्रकाशित होता है। नहीं आई बात समझ में? आ जाओ और आइए अभी देखो। अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, लुक एट दिस, ये पढ़ो आप आराम से। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक एचडीआर नाम की एक रिपोर्ट है, हर साल आती है, 25 की है। इस रिपोर्ट के अंदर कई सारे सूचकांक आते हैं, बस मैं सुनाना चाहूंगा एक लाइन में। एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। एक जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, लिंग विकास सूचकांक। एक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, लिंग असमानता सूचकांक। एक इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। एक जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स। दोस्तों, एक प्लेनेटरी प्रेशर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सातवीं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इस रिपोर्ट के अंदर ये 7 सूचकांक पब्लिश होते हैं। इनमें से हम पढ़ रहे हैं एचडीआई, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इज इट ऑलराइट? लुक एट दिस। अगर आपसे पूछा जा सकता है तो क्या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2025 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का टाइटल क्या है? तो आप इसको ऐसे याद रखें, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। ये आपके एग्जाम में इस साल छपा हो सकता है, राइट? दोस्तों, 2025 के मानव विकास रिपोर्ट का जो टाइटल है, आप कह लो थीम है, राइट? तो वो है दोस्तों ये, दैट इज कॉल्ड पीपल एंड पॉसिबिलिटीज लाइक अ मैटर ऑफ चॉइस इन द एज ऑफ एआई। तो आप इतना भी याद रखते हो, अगर एआई है तो इतना काम चल जाएगा। तो दोस्तों, दैट इज पीपल एंड चॉइस, लाइक जो भी अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 का टैगलाइन है, या कह लो टाइटल है, या कह लो थीम है। बोलो क्लियर? अब आउट ऑफ दैट अगर आप थोड़ा देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूं। लुक एट दिस। अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसके अंदर आप जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया को लेकर आएंगे ना। लुक एट दिस। इस रिपोर्ट के अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, यहाँ देखो आप, इस रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मैंने आपको बताया। इसी के अंदर आता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जीडीआई। इसी के अंदर आता है इनइक्वालिटी एडजस्टेड एसडीआई, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। इसी के अंदर आता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, लिंग असमानता सूचकांक, जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स, साथ में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और लास्ट में प्लेनेटरी प्रेशर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दैट्स इट, खत्म हो जाएगा ये। दोस्तों, इतने इंडाइसेस सूचकांक एचडीआर नाम की रिपोर्ट में आते हैं। मैं आपको इनमें सिर्फ 2 इंडेक्स पढ़ाऊंगा आज की क्लास में, एचडीआई और पॉवर्टी की क्लास में एनएमटीआई, या जो था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। दोस्तों, ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये मैं गरीबी की क्लास में पढ़ाऊंगा। तो ये 2 इंडाइसेस हम पढ़ते हैं। बाकी अगर और भी इंडाइसेस आ रहे हैं तो आप घर पे बैठ के मेहनत करेंगे, घर पे पढ़ेंगे। बोलो जी, चलेगा क्या? ना। आइए बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, मानव विकास सूचकांक की। आर यू गाइस रेडी? ना। दोस्तों, इसके अंतर्गत जरा ध्यान समझिए, कोई भी जो सूचकांक होता है तो हम सूचकांक को मापते कैसे हैं? इसको मापने के लिए हमेशा आयाम होते हैं। जैसे आपको आपकी नॉलेज को एग्जामिनर कैसे मापेगा? आपसे जीएस के क्वेश्चन पूछेगा, आपसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछेगा, आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछेगा, उससे आपकी नॉलेज का असेसमेंट होगा। इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास सूचकांक को मापने के लिए 3 आयाम है, बस याद रखो। दोस्तों, इसके अंतर्गत कितने आयाम है? 3 आयाम होते हैं। आयाम को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशंस। तो इसमें 3 डायमेंशंस हैं। पहला डायमेंशन है दोस्तों स्वास्थ्य, दैट इज हेल्थ। दूसरा डायमेंशन है शिक्षा, दैट इज एजुकेशन। और तीसरा डायमेंशन है जीवन स्तर, जीवन स्तर। ये लो। तो मेरे प्यारे साथियों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत ये 3 डायमेंशंस होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये 3 डायमेंशनों का मापन होता है। अब मुद्दे की बात ये है कि हम इसमें स्वास्थ्य कैसे मापते हैं? स्वास्थ्य कैसे मापेंगे कि देश का स्वास्थ्य कैसा है? तो इसके लिए 4 सांकेतक हैं इसमें, 3 आयाम और 4 सांकेतक। 3 आयाम है और 4 सांकेतक है। स्वास्थ्य के आयाम को मापने के लिए जो सांकेतक है वो है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। तो आप यहाँ पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। पहला इसका सांकेतक है जो स्वास्थ्य को मापता है, वो है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। दैट मीन्स व्हाट, कि यदि हमारे देश में, एक ही लाइन में बताएंगे, गौर से सुन लो, जीवन प्रत्याशा क्या होता है? जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है यदि किसी बच्चे का आज हमारे देश में जन्म हुआ तो वो अनुमानित प्रोबेबल कितने वर्ष तक जिएगा, उसी को कहते हैं जीवन प्रत्याशा। बात खत्म, पैसा जम। नहीं आई बात समझ में? तो जीवन प्रत्याशा क्या बताता है?
कि अगर आज किसी बच्चे का जन्म हुआ तो वो अनुमानित कितने वर्षों तक जिएगा, दैट इज जीवन प्रत्याशा। और सरल भाषा में बताएं, इसी को कहेंगे एवरेज एज ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री, देश के लोगों की औसत आयु, इसी को बोलते हैं जीवन प्रत्याशा, देश के लोगों की औसत आयु। मतलब किसी भी देश में एचडीआई के अंतर्गत स्वास्थ्य का मापन जीवन प्रत्याशा से होता है। नंबर 2, शिक्षा को मापने के लिए 2 सांकेतक हैं। शिक्षा को मापने के लिए 2 सांकेतक हैं। पहला है स्कूल की औसत आयु, पहला है स्कूल की औसत आयु, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, आप हिंदी में लिखिए स्कूल की औसत आयु। क्या होता है वो मैं बाद में बताता हूं, अभी थोड़ा लिख लीजिए। और दूसरा है स्कूल की अपेक्षित आयु, दोस्तों एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल की अपेक्षित आयु, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल की अपेक्षित आयु। मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा को मापने के ये 2 तरीके हैं, पहला है औसत आयु स्कूल की और दूसरा अपेक्षित आयु। एक ही लाइन में बताएंगे, सुनना और समझना है तो एक ही बार में समझ लो, नहीं सुनना समझना है तो ऐसी तैसी कराओ, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। बोलो जी, सही है कि नहीं? तो दोस्तों स्कूल की औसत आयु का मतलब है कि अगर हमारे देश में जितने भी बच्चे हैं वो एवरेज कितने साल तक स्कूल में रहते हैं। और अच्छी बात क्या है, थोड़ा अंदर जाके बता रहे डिटेल में, वो ये कि ये 25 साल और उससे ज्यादा की उम्र वालों की मापन होती है, जो 25 साल उससे ज्यादा के हैं। मतलब क्या, और अंदर जाके बता देते हैं। तुम्हारे मन में जैसे मैंने कहा स्कूल की औसत आयु, तो तुम्हारे मन में वही स्कूल चल रहा है जिससे तुम लोग आए हो, 10वीं 11वीं 12वीं तक चल रहा है। लेकिन यहाँ पर स्कूल सिर्फ लिखा है एचडीआर, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में स्कूल लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर स्कूल का मतलब है टोटल एजुकेशन से, मतलब चाहे वो कॉलेज की शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, कोई भी। तो इसमें देखते हैं स्कूल की औसत आयु का मतलब है जो देश है उनके जो लोग हैं एवरेज कितने वर्ष तक स्कूल में रहते हैं, मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च कितने वर्ष तक पढ़ के निकलते हैं बाहर, दैट इज स्कूल की औसत आयु। मुझे लग रहा है आप ज्यादा अच्छी तरह समझ में आई। बोलो समझ गए? स्कूल की अपेक्षित आयु ये क्या होता है, एक लाइन में बताएंगे, ये भी चौकस समझ में जाएगा। और वो ये कि आज किसी बच्चे का किसी देश में स्कूल में एडमिशन हुआ, वो एवरेज, वो नहीं, वो अनुमानित कितने वर्ष तक स्कूल में टिल ड्रॉप आउट रहता है, उसे कहते हैं स्कूल की अपेक्षित आयु। नहीं समझे? अगर कोई बच्चा 8वीं क्लास के बाहर ही छोड़ देता है पढ़ाई, कोई ग्रेजुएशन में छोड़ता है, तो एवरेज कितने साल तक बच्चे स्कूल में रहे, दैट इज कॉल्ड स्कूल की अपेक्षित आयु। क्या औसत और अपेक्षित समझ में आई? औसत पूरे देश के बच्चों की है, अपेक्षित एक एक करके बच्चों ने जो एवरेज निकल के आया स्कूल में रहे जब तक, दैट इज अपेक्षित। ठीक है, हो गया, आप समझिए। चलो दोस्तों, जो जीवन स्तर है ये देखते हैं किसके आधार पर, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के आधार पर। तो आप हिंदी में लिख सकते हो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। चूंकि दोस्तों हमने ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है, जीएनपी, अरे कल ही तो पढ़ा था जीएनपी, तो बस याद रखो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, देश के लोगों की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितनी है, इसके आधार पर हम निकालते हैं किसको, जीवन स्तर, दैट्स इट दोस्तों। इसे कहते हैं एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बोलो समझ में आ गया? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। अब दोस्तों इससे आगे तो कुछ भी आता नहीं है, राइट? इसके आगे तो कुछ आता नहीं है, लेकिन तब भी कुछ आ सकता है, तो मैं आपको कुछ दे रहा हूं जो आप आराम से घर पे बैठ के लिखना। अभी यहां पर ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं आपको लिखवाऊं, आप घर पे लिखेंगे इसको। 1 मिनट दो, मैं निकाल लेता हूं बस। हाँ, मिल गया मुझे। ये हो गया हमारा एचडीआई का कॉन्सेप्ट। एवरीवन, क्या हो गया एचडीआई का कॉन्सेप्ट? अगर हम इसके आगे चलें, हाँ, आपका नंबर 901, ये लगा दीजिए आप, चारों में लगाइए थोड़ा जल्दी फटाक से। जल्दी लगाइए। दोस्तों क्या एचडीआई सबको समझ आ गया? मानव विकास सूचकांक कब पब्लिश हुआ पहली बार? 1990। कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी, राइट। इसका सिद्धांत किसने दिया? अमर्त्य सेन और महबूब उलक। और दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितने आयाम है? 3। कौन कौन से? नंबर नंबर नेक्स्ट, नंबर नेक्स्ट। कितने सांकेतक हैं? स्वास्थ्य को किससे मापते हैं? जीवन प्रत्याशा। और शिक्षा को औसत आयु, अपेक्षित आयु, सही है। एंड प्रति, और उसको जीवन स्तर को प्रति व्यक्ति आय सकल राष्ट्रोत्पाद, सही है। चलो नाउ लुक एट दिस दोस्तों, ये है हमारा मानव, थैंक यू सो मच जनाब, ये हमारा मानव विकास सूचकांक, लगाते जाओ आप इसको। ये हमारा मानव विकास सूचकांक है। आप जरा गौर से सूचकांक को देखें तो आपको कुछ दिखाई देगा। ये सब तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप इसे देखो बस। इसकी जो वैल्यू है, एचडीआई की जो वैल्यू है, वो 0 से 1 के बीच होती है। दिमाग के अंदर लोड कर लें, इसकी वैल्यू क्या होती है? सही है, ध्यान सुनेंगे। जहां पे 0 से 1, अगर हम 0 के पास हैं तो एचडीआई खराब है, और 1 के पास है तो एचडीआई अच्छा है। क्या बात समझ गए? ध्यान सुनना। अगर किसी भी देश का एचडीआई का मान 0.550 से कम है तो बोलते हैं लो एचडीआई, और 0.550 या कहें 1 कॉमन सेंस से 0.699 तक है, दिस इज मीडियम। और 0.700 यहाँ पे 1 कर लो थोड़ा जानने के लिए, 0.700 से 7.799 तक है देन हाई, और 0.800 से ज्यादा है देन राइट। ये एग्जाम का यहाँ से भी सवाल आता है। एक सवाल आ सकता है एचडीआई का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 1 आएगा। लो एचडीआई इनमें से किस वैल्यू का है, या जो भी आए आप ये सवाल समझिए। अपार्ट ऑफ दैट वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हम बात करेंगे भारत का करंट एचडीआई का स्कोर क्या है, कैसा क्या है। बोलो जी क्लियर? ये तो हमने पढ़ा एचडीआई का कॉन्सेप्ट, अब देखेंगे एचडीआई का करंट। नाउ करंट में क्या है, आइए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, यस नहीं, ये तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये 5 और 6 क्यों लिखा है इसमें?
अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे क्या? नहीं नहीं, 7 8 5 6, तो 1 2 3 4 कहाँ चला गया? राइट, वो नंबरिंग गलत हो गई इसकी, कोई बात नहीं। कहाँ लिखी? नहीं 3 आयाम 4 वो है ना, वो गलती लिखी है, कोई बात नहीं, वो गलती लिखी है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है तो बिल्कुल सही ना। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसमें ये देखो, अब ये करंट आपका एचडीआई, अच्छा नहीं, कुछ लफड़ा है। लफड़ा ये है कि 1 और 2, भाई मैं कह रहा कुछ तो लफड़ा है। रुक जाओ, लफड़ा ये था कि नहीं, ये देखो 7 8 और 7 8, ये यहाँ पे ये इमेज हटा दो, ये इमेज हटा दो। तो मैं कह रहा कुछ तो लफड़ा है। तो अगर हम बात करें तो पहले हम एचडीआई का कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में सेटअप हो गया, बोलो हो गया। अब एचडीआई के करंट में हालांकि बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत की वर्तमान स्थिति कैसी है। हाँ यही वाला, पहला वाला, पहला ये वाला, हाँ यही। तो बस आ गया, बड़ा कर दो इसको, और बड़ा और खींचो, और बात छोड़ दो। चलो थैंक यू सो मच। नहीं, ये इसके बाद यहाँ तो अगर हम बात करें, दिस इज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। ये 2025 की हम एचडीआर रिपोर्ट पढ़ेंगे, जिसका मैंने टाइटल यहाँ, आप घर पे बैठ के लिखोगे, जगह छोड़ देना अपनी। ये आप अ मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई, हिंदी में नहीं है क्योंकि यूएनडीपी को हिंदी नहीं आती, राइट। बाकी आप हिंदी में तुम्हारे पेपर में ऐसे लिखा होगा, आ मैटर देवनागरी में ऐसे ऑफ चॉइस, बोलो क्लियर ना। अभी देखो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, वो ये सबसे पहले एचडीआई 2025। जब भी एचडीआई 2025 है, इसका मतलब है वो 24-25 के आंकड़े होंगे, नहीं 24-25 है और आंकड़े 23 तक के होंगे। तो देखो दोस्तों 2024-25 का एचडीआई, इंडिया की रैंक सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे, और सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं आपके एग्जाम के लिए यही है कि 2023 में इंडिया की रैंक क्या है, मतलब सबसे लेटेस्ट। तो इंडिया की जो रैंक है वो है 100, बस ये वाला 130 आउट ऑफ 193 कंट्रीज, क्लियर है। अभी मैंने बताया स्कोर 0 से 1 के बीच में, इंडिया का स्कोर है 0.685। हम बहुत थोड़ा सा चुक गए, अब बहुत थोड़ा चुक गए, हमारा स्कोर है 0.685। अगर हमारा 0.015 हमारा और हो जाता 0.015, 0.0015, तो दोस्तों हम यहाँ जाते और हम यहाँ जाते और हमारा हाई एचडीआई होता। अगर अभी आपसे मोटा मोटा पूछें कि भारत का एचडीआई स्कोर कैसा है, तो हम कहेंगे मीडियम 0.685 से, बोलो बारीकी से समझ पा रहे हैं। अब आउट ऑफ दैट आइए, तो ये हमारा देखो आपके एग्जाम में स्कोर बहुत रेयर है जो आएगा, आपके एग्जाम में आएगा 2024-25 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक तो आएगा 130 में। पिछले साल बात करें 2022 में रैंक थी हमारी 133 में, 193 देशों में, मतलब हमने 3 पायदान हमने जंप लगाई है। पहले हम 133 में थे, अब 130 में है। और दोस्तों 1990 में हमारा स्कोर इतना था 0.446। खैर इसका क्या करना। अब देखो एक तो एग्जाम में आता है एचडीआई की रैंक, दूसरा एग्जाम में क्या आता है सवाल कि एचडीआई में टॉप स्कोर किसका है या सबसे खराब स्कोर किसका है। तो टॉप पर कौन है? आइसलैंड। नंबर 2 पर टॉप पर कौन है? नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 जर्मनी। कोई समस्या? लोएस्ट रैंक किसकी है? साउथ सूडान 0.388 स्कोर के साथ। एंड अगर हम बात करें, अगर देखो अभी हमारे पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है दोस्तों कि अगर हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो हमने पढ़ाई ना हो वो तो छूट भी जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, और तुम हमारा कुछ कर भी नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि दोस्तों कुछ तो तुम भी अपने आप करोगे। ऐसा हम बिल्कुल साफ साफ बोलते हैं अपने छोटे भाई बहन समझ के, वो ये कि अगर इस मंच से खड़े होकर कोई टीचर कह रहा है जो हम पढ़ा रहे पढ़ लो, वही पेपर में आएगा, तो समझना वो तुम्हें 1 नंबर का उल्लू समझ रहा है, राइट। लेकिन अपन ऐसा कभी नहीं कहता भाई, कोशिश कर सकते हैं बेस्ट प्रोड्यूस करके ज्ञान देने की। भाई वो फंसे तो ठीक है पेपर में, नहीं फंसे तो तुम्हारी किस्मत। बाकी दोस्तों तुम्हें भी तो थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। अगर मैं उस कुर्सी बैठा होता और मैं कोचिंग कर रहा होता तो जो टीचर पढ़ाता है मैं वो तो पूरा पढ़ता ही, प्लस उसके अलावा भी मैं थोड़ा सा पढ़ता, तब जाके हम कह सकते थे अब मेरा पूरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब आप सिर्फ कोचिंग पर भरोसा मत रखो, आप अपने आप पर भी तो भरोसा रखो यार, थोड़ा बहुत आप भी तो मेहनत करोगे, तो दोस्तों हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो आपका जीवन बन जाएगा, है कि नहीं। हाँ मैं तो बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहा हूँ, अगर आपको पता नहीं समझ में आ रही है नहीं आ रही। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ा रहे वो आएगा, आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आए तो अभी पैसा तो मिल गया पढ़ाने का, अब आए या ना आए। हाँ अगर कोचिंग ऐसे करती कि सर अगर पेपर में आएगा तो आपको ज्यादा पैसा देंगे, और पेपर में जितना कम आएगा उतना कम पैसा देंगे, और अगर पेपर में कुछ नहीं आएगा तो आपको बिल्कुल पैसा नहीं देंगे। अगर मान लो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कोचिंग से ऐसा होता, फिर देखो भाई साहब यहाँ लूट लूट के पढ़ाते तुम लोगों को, और उसके बाद कह देते ठोक के कि जाओ बेटा यही आएगा, बोलो जी नॉट, नहीं समझेगा। लेकिन यार कितनी अच्छी बात है, तुम लोगों को सब कुछ बता देते हैं। ऐसी बातें और शिक्षक तो कहेंगे नहीं, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं है तुम्हारे साथ ऐसा बोले कि भाई जो आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। दोस्तों ऐसा कोई नहीं बोलेगा ना, कोई बोलता होगा ये हमें बहुत अच्छे से पता है, बोलो जी नॉट है। सब तो मैं अपने अंटे में लेते होंगे, और कोई अपने ऐसे कहता होगा ये वो ऐसे करते होंगे। भाई साहब हमारा सीधा सीधा तरीका है, तुम सजग तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम ढक्कन तो तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होगा। बोलो ढक्कनों की कोई आवश्यकता नहीं होती, बोतल इज वैल्यूएबल ना कि ढक्कन, ढक्कन तो रिप्लेस भी हो जाएगा। कम ऑन, यस नॉट यस। देखो दोस्तों कई बार एग्जाम में ऐसे सवाल भी आते हैं, ये तो आता है भारत की रैंक कितनी है, या आता है टॉप पर कौन है या वर्स्ट पर कौन है, सबसे बेकार। एक और सवाल आता है कई बार ऊट पटांग सवाल कि भारत के नेबरिंग कंट्रीज में पूछ लेता है कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं। तो देखो मैंने कितना स्मार्ट लिखा, घर पे बैठ के लिखिएगा कि भारत जो एचडीआई है 130वीं रैंक, हमसे ऊपर कौन कौन है, अदर देन इंडिया, और हमसे बिलो कौन कौन है। तो हमसे ऊपर है चाइना, श्रीलंका और भूटान, और हमसे नीचे बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान। ये आप आराम से पढ़िएगा। नाउ नेक्स्ट हम एचडीआई को थोड़ा एलैबोरेट करते हैं, और एचडीआई को एलैबोरेट ये करते हैं कि एचडीआई में 3 चीजें हमने देखी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। तो आइए हम स्वास्थ्य की बात अगर हम सबसे पहले करें तो स्वास्थ्य में देखो हम जीवन प्रत्याशा देखते हैं। तो दोस्तों पहले तो आप मुझे ये बताओ कि हम जनरली कि हमारे भारत के लोगों की जो औसत आयु है, एवरेज एज है, वो कम हो रही है ज्यादा, कम हो रही है। दोस्तों ये तो मैंने आपसे सवाल पूछा तो आप लोग तो कहोगे, लेकिन दोस्तों मैं बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों से पूछता हूँ, बड़े बड़े शिक्षक, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर, कई बार मैंने डॉक्टर से भी पूछा। तो दोस्तों जो गधा डॉक्टर होता है मैं उससे समझ जाता कि डॉक्टर गधा है या होशियार है। जैसे हमारे झांसी में छोटा सा शहर है तो बहुत बड़ा शहर, लेकिन मैं तो दिल्ली के आगे छोटा ही मानूंगा। तो दोस्तों बहुत बड़ा तो है, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो 1 नंबर के गधे हैं। आई मैं पीछे एक डॉक्टर के साथ बैठा था, पार्टी वार्टी चल रही थी दोस्तों, शाम की बात थी है। तो दोस्तों राइट, तो मैंने उससे, बड़ा डॉक्टर है वो झांसी का, और एक दिन की कमाई उसकी कम से कम 1-2 लाख रुपए की भी है। तो मैंने उससे पूछा, हम किसी प्रॉपर्टी के सिलसिले में हमारी पार्टी हो रही थी, तो भाई ऐसा मैटर था, अभी लास्ट मंथ की बात है। तो मैंने उससे कहा कि भाई ये बताइए सर कि हमारे इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में आप क्या कहते हैं, जीवन प्रत्याशा। तो कहता है यार पहले भर्ती बहुत ज्यादा थी, बहुत कम है। तो फिर मैं समझ गया गधा है डॉक्टर, मतलब पढ़ा लिखा गंवार है। दोस्तों हमारे जब डॉक्टर ही नहीं बता पा रहे तो बाकी लोग क्या बताएंगे यार। तो भाई साहब आप लोगों को बता दें, तुम लोगों को तो माफी है, कुछ भी गलत बोलो सब चलेगा, कि हमारे इंडिया के लोगों की जीवन प्रत्याशा औसत आयु बढ़ रही है, कभी कहमत देना कहीं घट रही है, राइट। क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब आप सोचो गुरुजी ऐसा कैसे, पहले के लोग तो ज्यादा जीते थे अब कम जीते हैं। तो मैं कहूंगा ना भैया, पहले के लोग कम जीते थे अब लोग ज्यादा जीते हैं, राइट। अब तुम कहोगे वो कैसे, तो मैं कहूंगा तो आप कहोगे सर पहले के लोग 100 साल जीते थे, तो ऐसा तुम कहोगे मुझे पता है। तो मैं एक नेक्स्ट सेंटेंस बोलूंगा कितने,
मैं बोलूंगा जब कितने, तब तुम्हारा दिमाग थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू होगा। जब मैं बोलूंगा कितने, तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू होगा। भाई मेरे दादाजी जब मैं 1.5 साल का था तो ऊपर चले गए, और जब मैं पैदा हुआ नहीं भी था उससे 3 साल पहले तब दादी जी चली गई। नाना जी हमारे दोस्तों जब मैं 2.5 साल का था तब चले गए, और नानी हमारी 5-6 साल का जब मैं था 7 साल का तब चली गई। इसका मतलब आप समझ जाओ दोस्तों, आप अपने घर के देख लो, बस समझ गए आप। अपने देखो बोलने लगी, खुद नहीं देखे तो सोचो आप समझ गए कि पहले के लोग ज्यादा जीते थे, अब जीते हैं। अब दोस्तों क्यों जीते, अब मैं उस पर कटाक्ष कमेंट करूंगा। अब मैं इसका प्रूफ दूंगा। नंबर वन, पहले बीमारियां ज्यादा होती थी, कभी टीबी हो रही, कभी हैजा हो रहा, कभी सूखा पड़ रहा, कभी ये हो रहा, पूरे के पूरे गांव हो गए बीमारी से। नंबर 2, पहले दोस्तों इतनी अच्छी वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। अभी दोस्तों बच्चे पैदा ही मेरे 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं दोस्तों, हर महीने 5,000 रुपए का गल्ला हमारा इसी में चला जाता है, उनकी वैक्सीनेशन हो रही है भाई साहब। इतने ज्यादा टीकाकरण होते हैं दोस्तों, वो तो आप सरकार क्या करा लो तो फ्री में हो जाएगा। हमारी बीबी को लगता है पैसा बहुत ज्यादा है तो प्राइवेट करवा लो इंजेक्शन। तो दोस्तों हर महीने 5 से 7 हजार रुपए का बिल बनता है, किसका, वैक्सीन का। कभी किसी को वैक्सीन का मैसेज आता है डॉक्टर के पास से कि ड्यू हो गई, कभी किसी का आता है। इतनी वैक्सीन लगती है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो मजबूत हो गया है। 2024 में हमारे पिताजी लुढ़क गए डले डले, फिर हमने क्या करा, उन्हें अस्पताल ले गए, उन्होंने जाके यहाँ पर एक बड़ा सा मशीन ठोक दी दोस्तों, आर्टिफिशियल हार्ट लगा दिया। अब उनका हार्ट का काम दूसरा मशीन कर रहा है भाई साहब। बिल्कुल पहले यहाँ से 200 मीटर चलते थे, आपने बैठ जाते थे दोस्तों, अब उन्हें 10 मिनट बैठेंगे फिर 200 मीटर चलेंगे। अब उनसे 4 किलोमीटर की दौड़ लगवा लो, कुछ भी नहीं हो रहा उनको, एकदम चंगे हैं भाई साहब। इसका मतलब आप समझ गए कि अब हमारा मेडिकल साइंस जो हेल्थ सेक्टर है वो क्या हो गया और मजबूत हो गया। अब मुझे बताओ दोस्तों, पहले के लोग ज्यादा जीते थे, अब ज्यादा जीते हैं। इसलिए आप देखो दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में 1990 में जीवन प्रत्याशा 58.6 थी, और तो और इससे ऊपर चले, आजादी के समय मात्र 32 ईयर्स थी। आजादी के समय भारत के लोगों की औसत आयु, औसत की बात कर रहे हैं हम, एवरेज लोग कितने साल जीते थे, 32 साल। अभी तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने अपने दादा, मेरे पिताजी तो उससे पहले पिताजी दादाजी चले गए थे, मुझे लगा आप समझ गए। लेकिन दोस्तों अभी मेरे पापा अपने पोतों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और अभी मेरे पापा 10-12 साल और करेंगे, 2-4 साल 5 साल तो करेंगे, उम्मीद है मम्मी मेरी थोड़ी ज्यादा करेंगी, राइट। तो क्योंकि अब लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है ना, और सोचो मेरे जो पोते पोती होंगे, मैं तो उनके साथ जवान होने वाला हूँ पूरा का पूरा, क्योंकि मैं तो 95 से पहले जाऊंगा नहीं इस दुनिया से भाई। एटलीस्ट आई विल बी देयर एट 95 ईयर्स ऑफ माय एज, क्योंकि आई एम वेरी हेल्थ फ्रीक बहुत ज्यादा दोस्तों। अपने ऊपर काम करते हैं हम लोग, भले पढ़ाते हैं लेकिन बहुत सारा काम करते हैं, हेल्दी खाते हैं, हेल्दी जीते हैं। रोज सुबह दोस्तों 7-8 किलोमीटर की दौड़ मारते हैं, वॉक करते हैं, रोज शाम को खेलने जाते हैं दोस्तों, रूटीन है हमारा। प्लेइंग तुम्हें बॉडी से भी दिखता ही होगा, ऐसा बोलो जी, ऐसा नॉट नहीं लगता क्या एकदम बिल्कुल है, पहले एकदम फिट, कम ऑन ऐसा नॉट, जैसा रहना चाहिए, बीएमआई एकदम परफेक्ट, बॉडी मास इंडेक्स कम ऑन ऐसा नॉट। कभी कभी 2-4 किलोमीटर ज्यादा हो जाते हैं, ठूस लेते हैं तो बढ़ जाता है, फिर कम कर लेते हैं। पिछले 3 साल से चीनी का एक भी दाना नहीं लिया, चाहे दोस्तों किसी भी कंडीशन में, ना बिस्किट के रूप में ना किसी भी रूप में। मिठाई तो हम जानती नहीं, चाय बिना चीनी की आती है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम बता रहे हैं ना आपको कि अब आजकल के लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, तो आप देखेंगे कि बुढ़ी जनरेशन ज्यादा हुआ करेगी इंडिया में आज से 10-15-20 साल बाद। दोस्तों मैं भी कम से कम 70-80 तक तो मैं काम ही करूंगा, पढ़ाऊंगा दोस्तों, बोलो जी सर। 80 ईयर्स में बात अलग, बोल नहीं पाऊंगा, धीरे धीरे बोलूंगा। जब तक दोस्तों दूसरी मशीनें भी आ जाएंगी, जब तक जो मैं बोलूंगा वो मेरी मशीन बोल दिया करेंगी अपने आप, बोलो जी सर। और अच्छा मूड रहा तो 90s में भी पढ़ा रहे होंगे, पैसा कमाएंगे दोस्तों। मन के जीते जीते हैं, मन के हारे हार, बोलो जी सर। तो मैं क्या ही पता, ऐसी थोड़ा तुमसे बोलते हैं। तुमने एक बार शिद्दत से ठान लिया कि तुम्हें अधिकारी बनना है, कायनात की कोई शक्ति तुम्हें बनने से रोक नहीं सकती, लेकिन उस शिद्दत से सोचने के बाद शिद्दत से काम भी करना पड़ेगा। तो अगर मैंने कह दिया कि मैं 90 प्लस जीऊंगा, दोस्तों तुम भी उसमें जवानी रहोगे, ढूंढ के देखना डॉक्टर भरत 90 प्लस के बाद ही मरेगा। कमाल यार नहीं समझेगा, इसी को कहते हैं मन के जीते जीते मन के हारे हार, बोलो जी यस। तुम्हें क्या लग रहा है ना, जिस दिन तुम्हारा जोश याद करो, जिस दिन तुम पापा को प्रपोज कर रहे थे, पापा को प्रपोज के पापा मुझे कोचिंग में एडमिशन लेना है और एसएस कोचिंग में पढ़ना है, और जब तुम बोरी बिस्तर पैक करके आ रहे थे, उस दिन का जोश देख लो और तुम्हारा आज का जोश देख लो। जिसका घट गया वो समझ लेना सिलेक्शन से दूर हो गया, जिसका उतना नहीं है वो समझ लेना सिलेक्शन लेके जाएगा, जिसका और बढ़ गया वो समझ लेना उसका जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। बस 3 बातें हैं सिलेक्शन होने ना होने में, बोलो जय हो, बोलो समझ में आई दोस्तों, बस सीधी सी बात है। अब अपने आप एनालिसिस करो किसका समान है, तो मैं बोल देता हूं, तुम क्या बताओगे, 80% बच्चों का घट चुका है, राइट। सिर्फ 20% ऐसे हैं जिनका बड़ा है, मतलब जिनका भाई है, और उसमें भी 2% ऐसे हैं जिनका ज्यादा हुआ है। वरना दोस्तों इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी उम्र की गलती है दोस्तों। क्या करें दोस्तों, भटकाव ज्यादा होता है ना, नहीं समझेगा तो बेचारे क्या ही करेंगे हम लोग, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन बार बार रिलीज हो रहे होते हैं, है ना। तो दोस्तों चलिए आगे देखिए, ये देखो आजादी के समय 32 ईयर्स था, 2023 में 72 है, पिछले साल 71.70 ईयर्स था। तो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। आगे देखो शिक्षा, 2 चीजें देखते हैं, एक औसत आयु और एक अपेक्षित आयु। तो औसत आयु भारत की 2023 में लगभग कितनी है, 6.88 ईयर्स। इसका मतलब है हमारे हिंदुस्तान में औसत इतने साल तक बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और अपेक्षित आयु कितनी है दोस्तों, 13 वर्ष, 12.95 एक्जैक्टली, लेकिन 13। इसका मतलब है दोस्तों अगर किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन हुआ तो वो एक्सपेक्टेड है कि 13 साल बाद ड्रॉप आउट होगा, दिस इज द एक्सपेक्टेड, इज इट ऑलराइट। ये सारे आंकड़े आप घर पे बैठ के लिखेंगे, घर पे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत दोस्तों ना, समझा मैं देता हूं। यहाँ देखो जीएनआई पर कैपिटा, तीसरा ये देखते हैं, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, प्रति व्यक्ति। दोस्तों इस समय जो जीएनआई प्रति व्यक्ति है वो कितनी है, 9,040 रुपए 76 पैसे। ये दोस्तों क्या है, डॉलर। ये एचडीआई के अनुसार है, लेकिन आईएमएफ के अनुसार अलग होती है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार अलग, आरबीआई के अनुसार अलग, ये एचडीआई के अनुसार है। एंड चूंकि एआईपीआई की बातें कर रहे हैं तो बस इतना सा 2-3 पॉइंट इसमें लिखे थे एचडीआर में, मैंने अपने मन से नहीं लिखा दोस्तों, मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी है वाली, ये पूरी रिपोर्ट पढ़ी, इसमें इसी रिपोर्ट में ये सब लिखा है। यहाँ पे ना ये देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जब मैंने इस रिपोर्ट को इन डेप्थ एनालिसिस किया तब इस रिपोर्ट की बातें मैंने डायरेक्टली लिख दी। देखो आप देखना चाहते हो तो अब यहाँ देखो मैं यहाँ टच कर रहा हूँ, लोग ये आ गया 2023 की वैल्यू है 0.685, यही बताई मैंने आपको। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 72 साल, एक्सपेक्टेड ईयर है 13 और मीन ईयर है 6.9 और 9,047 रुपए, ये मैंने यहीं से लिखे, बोलो जी यस। क्योंकि आपको ना इतना पढ़ना पड़े इसलिए अपन पढ़ के आता है और आपको दे देता है ज्ञान। दोस्तों अभी देखो अभी क्या है इसमें, देखो एआई के बारे में क्या बताया, बस 2-3 बातें सुन लो, बाकी काम की नहीं है। बताया कि वैश्विक एआई सूचकांक में पूरे वर्ल्ड में एक ग्लोबल एआई इंडेक्स बनाया गया, तो वैश्विक एआई सूचकांक में टॉप 10 देशों में भारत का नाम है, टॉप 10 देशों में है भारत। यहाँ भारत की बात कर रहे हैं ना, तो भारत क्या है, टॉप 10 देशों में। दूसरी बात, क्या मैंने आपको वर्ल्ड बैंक ने 4 तरीके से अपने देशों का वर्गीकरण किया, ऐसा कुछ पढ़ाया था? लो ऐसा मारेंगे ना, यहाँ पे रखा है सामने, ये देखो वो भी रखा है और ये भी रखा है सामने दोस्तों, जिससे तुम लोग दूसरों को ठोकोगे उससे मैं आज तुम्हें ठोकूंगा पहले। यही तुम्हारा डंडा होगा, ऐसा थोड़ा बड़ा होता है, ये पता नहीं काट टूट गया होगा मारने में किसी को दोस्तों, इससे तुम लोग ठोकोगे लेकिन तुम बाद में ठोकोगे, पहले मैं तुम्हें ठोकूंगा, राइट। तो जल्दी से बताओ हम क्या पूछ रहे थे हम? हाँ, क्या वर्ल्ड बैंक के 4 देशों का वर्गीकरण बताया, लो इनकम, लोअर मिडिल, अपर मिडिल, हाई इनकम, याद आया? इस सूचकांक का क्या कहना है कि अगर हम निम्न आय और निम्न मध्यम आय वाले देशों में अगर देखें, भूल गए क्या,
निम्न आय और निम्न मध्यम आय। भारत निम्न मध्यम आय में आता है, तो हम निम्न आय और निम्न मध्यम आय वाले देशों में देखें तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जो ग्लोबल एआई सूचकांक में है, अर्थात जहां के लोग एआई का उपयोग करते हैं। क्या बात समझे दोस्तों? ये दोनों लाइनें क्लियर हैं। तीसरी बात, 2019 में भारत में एआई रिसर्चर शून्य थे। दोस्तों आज भारत में 20% भारतीय एआई रिसर्चर हैं। दैट्स इट। इसे बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बस बोलो क्लियर। बाकी मैं घर के लिए आपको थोड़ा काम देता हूं, अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो वहां से सवाल आ जाएंगे, लेकिन चूंकि तुम्हारी किस्मत खराब होने नहीं देंगे, इसलिए वो सूचकांक आप घर पे अपने आप पढ़ लेना। बोले दे दूं क्या? एक लिख लो दोस्तों, एक लिख लो, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, लिंग विकास सूचकांक, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, लिंग विकास सूचकांक। एक और लिख लो, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, सकल राष्ट्र खुशहाली सूचकांक, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, सकल राष्ट्र खुशहाली सूचकांक। एक और लिख लो, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, समझिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। बस इतनी चीजें आप पढ़ लेना। एक और लिख लो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, बस इतना सा पढ़ के जाना, काम हो जाएगा तुम्हारा। बोलो जी क्लियर है? थोड़ा पढ़ लोगे ये? हाँ, कुछ और इंडेक्स हैं जो आते हैं पेपर में कई बार, लेकिन थोड़ा आप मेहनत करो, थोड़ी इतनी मैं मेहनत कर रहा, बोलो जैसे। और आजकल तो माल रेडीमेड अवेलेबल है, अगर आपको टीचर ने इतनी हिंट दे दी कि इनमें से भी आ सकता है, तो आप तो पढ़ने के लिए तैयार हो जाने चाहिए, है कि नहीं? आजकल तो इजीली है, तो आप इसे थोड़ा, हाँ इसमें बहुत सारे सूचकांक करंट में पढ़ते हैं, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, तो बाकी आप पढ़िएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट, हम दोस्तों आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो नए पेज पे नया चैप्टर लिख लो, प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया। भारत में योजना व्यवस्था, भारत में योजना व्यवस्था, प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया। यहां से कई बार आपके एग्जाम में सवाल आते हैं, राइट? ध्यान सुनो, अब ये जो पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर रट्टा मारने वाला है। कैसा है? मैंने भी पूरा रट रखा है, आप भी रट लेना। समझाने का काम मैं कर देता हूं थोड़ा सा, जहां जहां आवश्यकता है। बोलो करें क्या? करें क्या? पक्का? तो दोस्तों बात शुरू यहां से करते हैं कि प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग, तो भाई साहब प्लानिंग क्या होता है वो तो आप भी जानते हैं अच्छी तरह। आप यहां जो बैठे हैं वो प्लानिंग का ही तो रिजल्ट है। आपने कभी ना कभी अपने पेरेंट्स के साथ प्लानिंग करी थी कि पटना जाएंगे, कोचिंग लेंगे, वहां पढ़ेंगे। दैट इज अ प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है जो उपलब्ध संसाधन है उनका बेहतर उपयोग करने की रणनीति बनाना। इस कॉल प्लानिंग। लो जी, मजे मजे में सीख गए। पेपर में ये आएगा नहीं प्लानिंग क्या होता है, तो ऐसे समझा रहे, थोड़ा चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जब भी हम बात करते हैं व्हाट इज प्लानिंग, तो प्लानिंग का मतलब है कि योजना का मतलब है कि जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उन संसाधनों को, भाई साहब को थोड़ा काम है यार तुम्हारा, कहाँ जा रहे हैं? देखो ये थोड़ा काम है यार, बस 1 मिनट हमारा काम कर दो फिर तुम जाओ, फिर हमें अगले 4:30 बजे तक कोई काम नहीं रहेगा। लास्ट काम कर दो बस हमारा। तो दोस्तों बहुत इमरजेंसी तो नहीं जाने की? तो ठीक है, नहीं कभी इमरजेंसी भी हो सकती है, तेज पुकार आ रही हो, राइट? तो और हमने टोक दिया। तो दोस्तों मैं डायरेक्टली आपको, मेरे पास नोट्स बने बनाए पड़े हैं प्लानिंग के, वो नोट्स देता हूं। आज घर पे बैठ के आराम से लिखिएगा, आज लिखिएगा, कल लिखिएगा, परसों लिखिएगा, जगह छोड़ दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। नहीं लिखिएगा वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल रेडीमेड माल दे रहा हूं प्लानिंग का। बोलो जी ऐसे है? इतना सारा बोर्ड पे क्या ही लिखें जब पहले से ही माल पड़ा हुआ है हमारे पास। अरे प्लानिंग के माल की बात हो रही, राइट? नहीं पहुंचा अभी तक? तो देखो दोस्तों, 1 मिनट रुक जाओ, आ रहा है, रास्ते में है। तो अगर हम बात करें व्हाट इज प्लानिंग, डोंट वेस्ट द टाइम, नाउ स्टार्ट लिसनिंग। उपलब्ध संसाधनों का आने वाले भविष्य में इष्टतम उपयोग मतलब बेहतर उपयोग हेतु रणनीति तैयार करना इज कॉल्ड प्लानिंग। सही है? आगे बात करें तो दोस्तों जो प्लानिंग है, जो योजना है, योजना से पहुंच गया, योजना से संबंधित, बहुत गौर से सुनना, प्लानिंग का थोड़ा इंट्रोडक्शन है ये। योजना से संबंधित प्लानिंग का काम पूरे वर्ल्ड में, जब भी हम बोलते हैं प्लानिंग तो दिमाग में आता है पंचवर्षीय योजनाएं। क्या आता है? पंचवर्षीय योजनाएं। तो अगर हम बात करें प्लानिंग पंचवर्षीय योजनाएं, तो पूरे वर्ल्ड में पहला कंट्री है सोवियत यूनियन, जैसे हम बाद में रशिया कहने लग रहे हैं, सोवियत संघ, सोवियत यूनियन। इसने सबसे पहली बार 1928 में पंचवर्षीय योजना बनाई थी। तो क्या आप याद रख लेंगे कि पहला देश जिसने पंचवर्षीय योजना बनाई दैट इज सोवियत यूनियन 1929, या इसी को हम पहले बोलते थे क्या? यूएसएसआर। इसी को हम बोलते थे यूएसएसआर, राइट? और दोस्तों एक बात बता रहे हैं, बहुत गौर से सुन लेना, आनंद आएगा, आपकी कॉपी में लिखा है। और वो दोस्तों ये कि जो देश समाजवाद होते हैं, समाजवाद, वहां पे आर्थिक नियोजन आवश्यक विशेषता है। मतलब अगर देश समाजवाद है तो वहां आर्थिक नियोजन होगा ही होगा, इकोनॉमिक प्लानिंग। नहीं समझ पा रहे? मैंने आपको समाजवाद, पूंजीवाद, मिश्रित पढ़ाया था, आप अपनी कॉपी से पूछो, लिखा है केंद्रीय आर्थिक नियोजन, राइट? तो चूंकि अगर मुझसे कोई ये पूछे कि सर हमारे भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनका मॉडल हमने कहां से लिया, तो रशिया से। जैसे आप सोवियत यूनियन या यूएसएसआर भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले तो यही नाम थे उसके। बोलो आनंद आया? क्योंकि दोस्तों रूस एक समाजवाद राष्ट्र है, और जो समाजवाद होंगे वहां आर्थिक नियोजन भी होगा। इसलिए हमने 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट, जैसे आप पॉलिटी में पढ़ते हो ना कि डीबीएसपी आयरलैंड से लिए, फंडामेंटल राइट यूएस से लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज, हाँ जय नहीं बताने लगा तो देख रहे हैं, नहीं बताया ना। तो छोटे सवाल आगे, अधिकारी बनने की सोचने, सिपाही बनने पाएंगे दोस्तों जो लोग, बड़ी मुश्किल है लोगों की, श्रीलंका। हाँ तो अब ये क्यों बताओगे क्या? तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनो। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे आप पढ़ते हैं पॉलिटी में, ऐसी हमारी इकोनॉमी में कि प्लानिंग का कॉन्सेप्ट भारत ने कहां से लिया, बोले तो पंचवर्षीय योजनाएं हमने लिया दोस्तों यूएसएसआर से, या सो कॉल्ड रशिया। बोलो यस भैया, हो गया तुम्हारा काम, जाइए अब, जाइए हो गया।
कर लो हो गया, फ्री, कोई काम नहीं, जाओ प्लीज करो करो, क्यों ना। अरे तुम लोग क्यों हंस रहे यार, ऐसा क्या मतलब। दोस्तों दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। थोड़ा आगे चलें, थोड़ा आगे चलते हैं। अगर मुझसे कोई ये पूछे सर भारतीय संविधान में प्लानिंग का जिक्र कहां है, तो मैं कहूंगा भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में, 7वीं मान लो, भावनाओं को समझो, 8वीं में तो 22 भाषाएं हैं, भावनाओं को नहीं समझते तुम लोग हैं। तो भारतीय संविधान में जो 7वीं अनुसूची है, इसमें जो तीसरी सूची है, समवर्ती सूची, इसमें लिखा है सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो अगर मुझसे पूछा है कि भारत में सामाजिक आर्थिक नियोजन होना चाहिए, ये कहां लिखा है संविधान में, तो मैं कहूंगा 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में। बोलो क्लियर है। आगे अगर हम बात करें, अगर आगे बात करें, कोई मुझसे ऐसा पूछे कि सर भारतीय संविधान में योजनाओं से संबंधित उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स कहां हैं, तो मैं कहूंगा पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चौथे भाग, जैसे बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान में योजना के उद्देश्य डीपीएसपी में दिए गए और योजना का जिक्र समवर्ती सूची में है। कहते हैं बातें सभी लोग समझ गए, सही है। थोड़ा आगे चलते हैं। तो हमारे देश में जो प्लानिंग की शुरुआत है, प्लानिंग की सबसे पहली बार भारत में जो प्लानिंग का जिक्र है वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 1934 में हुआ था, 1934 में। एक बहुत शानदार व्यक्ति है जिनका नाम है एम विश्वेश्वरैया, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, मैसूर कर्नाटका से हैं और ये मैसूर कर्नाटका के एक्स दीवान भी रह चुके हैं और भारत के पहले इंजीनियर हैं। इसलिए इन्हीं के नाम पर 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाते हैं। महान इंजीनियर है भारत के। 1934 में एक किताब लिखी जिस किताब का नाम दिया प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, और उस किताब में पहली बार भारत में प्लानिंग का जिक्र हुआ कि हमारे देश में प्लानिंग होनी चाहिए। और उन्होंने कुछ प्लानिंग के मॉडल दिए और उन्होंने बताया कि हमारे देश में प्लानिंग की आवश्यकता है, और प्लानिंग में इन्होंने बताया कि अगले 10 सालों में हम अपने राष्ट्रीय आय को दोगुना करेंगे। ऐसी इन्होंने बात करी, तमाम सारी बातें करी इन्होंने। इसको हमने नाम दिया विश्वेश्वरैया प्लान। तो सबसे पहला प्लान जो है भारत में वो 1934 में आया, इसका नाम दिया विश्वेश्वरैया प्लान। इन्होंने दोस्तों जमींदारी सिस्टम का उन्मूलन होना चाहिए। आपने इतिहास की क्लास में पढ़ोगे कि भारत में अलग अलग कृषि में प्रथाएं थी, जिन्हें हमने जमींदारी प्रथा दोस्तों, जिसमें हमने महलवाड़ी और रौतवारी प्रथा, मॉडर्न इंडिया पढ़ते हो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो वगैरह वगैरह, बोलो जी। तो दोस्तों यही जो जमींदारी प्रथा है इसका उन्मूलन होना चाहिए। जो हमारे लेबरर्स हैं, श्रम है, उसे एग्रीकल्चर से शिफ्ट करना चाहिए इंडस्ट्री की ओर। ऐसे कुछ प्लान इन्होंने बनाए थे। तो इतने काम के नहीं, बस याद रखो 1934 में प्लानिंग की बात सबसे पहली बार एम विश्वेश्वरैया ने की थी। 1938 में आ गए। 1938 में हमारे हिंदुस्तान में एक काम हुआ और 1938 में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। ये पेपर में आता है, राष्ट्रीय योजना समिति, जिसको बनाया था आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता सुभाष चंद्र बोस ने, आईएनसी के नेता थे। और दोस्तों जो हमारे देश में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी, आईएनसी नेता सुभाष चंद्र बोस, ये बहुत मानते थे नेहरू जी को। दोस्तों जो भारत में नेशनल प्लानिंग कमेटी थी, राष्ट्रीय योजना समिति 1938 वाली, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट ना। दोस्तों अगर हम बात करें तो और भी कई सारे एग्जाम में सवाल आते हैं और कई सारे सवाल ऐसे आते हैं कि जैसे 1944 में हमारे 1938 के बाद तो एक बॉम्बे प्लान आया। 8 बड़े बड़े उद्योगपतियों ने बनाया था, जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला, जॉन मथाई, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, लाला श्रीराम, ए.डी. श्रॉफ, ऐसे करके 8 बड़े बड़े उद्योगपति थे। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े, 1944 में ही मैंने एक और प्लान देखा, गांधीयन प्लान, एस.एन. अग्रवाल साहब ने बनाया, श्रीमन नारायण अग्रवाल। और हम आगे बढ़े 1945 में आ गए, बिल्कुल सीरियल वाइज चल रहे हैं 34 से 45 में आ गए। तो एक हमने देखा पीपल्स प्लान, जन योजना। और जो जन योजना थी पीपल्स प्लान, ये मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय ने कहते थे। आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं, लेबर लीडर कहते हैं, श्रमिकों के नेता। इन्होंने एक प्लान बनाया जिसका नाम दिया पीपल्स प्लान। हम थोड़ा और आगे चले, 1945 के बाद 1950 में आ गए। 1950 में भारत में एक प्लान बनाया गया जिसका नाम था सर्वोदय प्लान। क्या नाम था? दैट इज सबका उदय, सर्वोदय, सर्वोदय, सबका उदय, राइट। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से सबका उदय होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं गांधी जी की फिलॉसफी थी और गांधी जी को बहुत मानते थे, जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण। मॉडर्न इंडिया में इनका जिक्र होता है। और जयप्रकाश नारायण जिन्हें हम लेबर लीडर भी कहते थे, लोकनायक, सॉरी, जिन्हें भारत का लोकनायक कहते थे, तो इन्हें भारत का लोकनायक कहते थे जयप्रकाश नारायण को, जेपी नारायण। दोस्तों आगे आगे हम बात करेंगे तो 1950 में हम आ गए और 1950 में प्लानिंग की दुनिया में एक बहुत शानदार काम हुआ, जैसे हमने बोला 15 मार्च 1950 प्लानिंग कमीशन। एवरीवन क्या बोला? 15 मार्च 1950 प्लानिंग कमीशन, बोलो जी। दोस्तों जब हम प्लानिंग कमीशन का जिक्र करते हैं तो हम प्लानिंग कमीशन की पूरी बात करेंगे। पहले यहाँ पे देखो जो हमने बोला वो सब यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा। तो दैट आज हमने लिखने का काम तुम्हारा क्लास में कट कर दिया, घर पे बैठ के लिखना। अभी से चुपचाप डॉक्टर भरत को सुनो। प्लानिंग क्या होता है यहाँ पे लिखा है, आर्थिक सामाजिक ये सब देखो। पंचवर्षीय योजना रशिया 1998 5 ईयर प्लान सोवियत यूनियन ने सबसे पहले बनाया था। जितनी बातें मैंने बोली देखो, भारत में सामाजिक आर्थिक नियोजन, समवर्ती सूची, नियोजन के उद्देश्य, ये योजना के उद्देश्य क्या क्या है वो सब यहाँ पढ़िएगा आप आराम से। ये देखो ये टाइप्स ऑफ प्लानिंग मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा, इतना हम नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, क्या ही करोगे इतना पढ़ के दोस्तों। तो अगर हम बात करें, ये देखो प्लानिंग इन इंडिया, यहाँ से हमने शुरू किया। एम विश्वेश्वरैया 1934 में किताब लिखी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नाम की किताब थी। एंड दोस्तों देन नेशनल प्लानिंग कमीशन 1938 वाली, बॉम्बे प्लान 44 वाला, 8 बड़े बड़े उद्योगपति, ये उसके उद्देश्य थे। गांधीयन प्लान 44 में, 45 में पीपल्स प्लान, सर्वोदय प्लान, बोलो हो गया। आगे बात सुनो, अब प्लानिंग कमीशन के बारे में पूरा जिक्र करेंगे, गौर से सुन लेना मुझे। आर यू गाइस रेडी? पक्का? बहुत गौर से सुनेंगे। सबसे पहली बात, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग की स्थापना हुई 15 मार्च 1950। कोई दिक्कत? पहला सवाल यही तुम्हारे पेपर में आएगा। दूसरा पॉइंट, योजना आयोग किस प्रकार की बॉडी, निकाय थी? तो योजना आयोग एक गैर सांविधिक और असंवैधानिक निकाय थी। आप ये पॉलिटी में पढ़ोगे, ये क्या होता है गैर सांविधिक असंवैधानिक। तो मैं आपको ओरली ड्रॉ कर रहा हूं आपके दिमाग में, ओरल ड्रॉ करो कि दोस्तों जितनी भी बॉडीज हमारे भारत में वो सिर्फ 2 प्रकार की हैं। ऐसे ड्रॉ करो दिमाग में, जितनी भी बॉडी, आप मत बोलो, मुझे बोलने दो। जितनी भी बॉडीज हैं भारत में वो सिर्फ 2 प्रकार की हैं। जितनी भी बॉडीज हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन है, प्लानिंग कमीशन है, तुम्हारा बीबीएससी है, यूपीएससी है ना, जितनी भी बॉडीज हैं, प्लानिंग कमीशन है, सिर्फ 2 तरीके की हैं। लोड करो दिमाग में, एक संवैधानिक और एक गैर संवैधानिक। बन गया फ्लो चार्ट, बन गया। संवैधानिक का मतलब है जिनका संविधान में जिक्र हो, भारतीय संविधान में किसी न किसी अनुच्छेद, आर्टिकल के अंदर बात हो, दैट इज संवैधानिक निकाय। कोई समस्या? जैसे वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल नंबर 280,
सही है, कोई भी बॉडी जिसका कोई ना कोई संविधान में जिक्र है दैट इज संवैधानिक। कोई दिक्कत? ऑनलाइन सबका सही चल रहा है, डबल थम्स अप करो जल्दी से। दूसरी बात आ जाओ, गैर संवैधानिक, इसको सीखो अच्छे से, इसके फिर से दो टुकड़े कर दो। भारत में जो गैर संवैधानिक बॉडी है, वैसे तो कॉमन सेंस ही समझ गए जिसका संविधान में जिक्र है, लेकिन ये दो प्रकार की हैं, एक वैधानिक या सांविधिक, वैधानिक या थैंक यू ऑनलाइन थैंक यू, या वैधानिक या सांविधिक, और दूसरी गैर सांविधिक, गैर वैधानिक। नहीं बस में सही है, दो तरीके की बॉडी, एक संवैधानिक एक गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक दो तरीके से, एक सांविधिक और गैर सांविधिक। बोलो क्लियर है? सांविधिक या वैधानिक एक ही बात है, सांविधिक या संवैधानिक नहीं, सांविधिक या वैधानिक। इंग्लिश में बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या बोलते हैं? वो बॉडी जिसके लिए कोई एक्ट हो, बस खत्म बात। क्या हो? एक्ट, अधिनियम, और उस एक्ट को फॉलो करती हो, जैसे आरबीआई 1934। नहीं बेटा, निर्वाचन आयोग तो हमारी संवैधानिक बॉडी है, 324 में जिक्र है उसका, जिसका कोई ना कोई एक्ट हो, जैसे सेबी का अधिनियम है। एक ऐसी बॉडी जिसका ना तो एक्ट है ना आर्टिकल तो है ही नहीं, तो अलग है, इसका एक्ट भी नहीं है, दैट इज गैर सांविधिक। अब नहीं समझे क्या? जैसे प्लानिंग कमीशन, सारा हमसे पढ़ लोगी क्या दोस्तों? जैसे अगर हम बात करें जिसके बारे में संविधान, दो बातें बस, जिसके बारे में ना तो कोई एक्ट है दैट इज गैर सांविधिक, और ना आर्टिकल है असंवैधानिक। तो फिर से एक सेंटेंस बोल रहे, योजना आयोग एक प्रकार की गैर सांविधिक और असंवैधानिक निकाय थी। बताओ समझ पाए? और सरल भाषा में बोले, गैर संविधिक सांविधिक इस मतलब नो एक्ट है, और गैर असंवैधानिक नो आर्टिकल। ना तो लोकसभा राज्यसभा में कोई बिल पास हुआ, ना कोई एक्ट बना, और ना ही संविधान के आर्टिकल में जिक्र है। इसको बोलते थे प्लानिंग कमीशन। तो जल्दी बोलो जोर से सारे लोग, प्लानिंग कमीशन किस प्रकार की बॉडी है? गैर सांविधिक असंवैधानिक। सरल भाषा में नो एक्ट नो आर्टिकल, ना तो कोई अधिनियम और ना ही कोई अनुच्छेद। कोई समस्या? योजना आयोग दोस्तों जो है उसके, योजना आयोग जो है उसके जो, अब हम बात करेंगे सदस्यों की, मेंबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है योजना आयोग का। किसकी बात करेंगे? नंबर 1, योजना आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जो हेड हैं, वो होते हैं पदेन प्रधानमंत्री। एवरीवन, कौन होता है? पदेन प्रधानमंत्री क्या होता है वो मैं समझाऊंगा। जो बंदा पीएम पद पर बैठेगा वो उसका हेड बन जाएगा, तो पदेन प्रधानमंत्री। दूसरी बात, योजना आयोग में एक चेयरमैन अध्यक्ष के अलावा एक होते थे डेप्यूटी चेयरमैन, आप हिंदी बोल सकते हैं डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी अध्यक्ष। कौन होते थे? और जो डेप्यूटी चेयरमैन थे इन्हें पीएम अपनी कैबिनेट से नियुक्त करता था। कहां से? जब हमारे मनमोहन सिंह साहब कैबिनेट में योजना आयोग के चेयरमैन थे, तो उस समय डिप्टी चेयरमैन कैबिनेट मंत्री होते थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया वो थे। तो एक डेप्यूटी चेयरमैन होगा, पीएम नियुक्त करेगा पहली बात, और पीएम की कैबिनेट से होगा बंदा। बोलो जी क्लियर? तीसरी बात, इसमें एक सचिव नाम का एक पोस्ट था, सेक्रेटरी। क्या पोस्ट का नाम था? सचिव होता था योजना आयोग का। चौथी बात, योजना आयोग में 7 से 8 फुल टाइम मेंबर्स होते थे, 7 से 8 पूर्ण कार्यकालीन सदस्य। सही है? एक और बढ़िया बात, इसमें योजना मंत्री होते थे, और अगर योजना मंत्री और साथ में वित्त मंत्री वगैरह भी रहते थे। साथ में एक बात और बता दें, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रख लो, कि योजना आयोग में राज्यों के सीएम और यूटीज के एलजी, जिस तरीके से राज्यों में चीफ मिनिस्टर होते हैं, ऐसे आप सब जानते हैं केंद्र शासित प्रदेशों यूटीज में एलजी होते हैं। एक दो जगह इन्हीं को एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक कहते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटर, बाकी जनरली एलजी बोलते हैं। दोस्तों, राज्यों के चीफ मिनिस्टर और केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी का योजना आयोग में कोई रोल नहीं था। बस इतने ही मेंबर्स हो गए। बोलो क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट, कि योजना आयोग करता क्या था? तो भारत में बस एक ही लाइन याद रखनी है, यही पेपर में आता है, भारत में सभी पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम योजना आयोग का था। पहली बात, कोई दिक्कत? तो पंचवर्षीय योजना बनाने का काम किसका था? योजना आयोग का था। दूसरी बात, ना कि योजना आयोग सिर्फ पंचवर्षीय योजनाएं बनाती थी, बल्कि योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं को लागू भी करती थी, और समय समय पर उनका मूल्यांकन, उनका असेसमेंट, उनको जांचने का भी कार्य करती थी। बोलो क्लियर है? योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करती थी, लागू करती थी, और समय समय पर उन्हें जांचती थी। एंड नंबर 3 और लास्ट पॉइंट योजना आयोग का, कि योजना आयोग अलग अलग योजनाओं और अलग अलग मंत्रालय और विभागों को फंड का आवंटन भी करती थी, कोषों का आवंटन, कि कितना पैसा किस स्कीम को देना चाहिए, ये भी किसका काम था? योजना आयोग का। दैट्स ऑल अबाउट प्लानिंग कमीशन। आइए दोस्तों, यहां लिखा हुआ है, आराम से पढ़िए। पहली बात, योजना आयोग कब स्थापित हुई? कैसी बॉडी है? गैर सांविधिक। रोको, गैर सांविधिक मतलब नो एक्ट, और असंवैधानिक मतलब नो आर्टिकल। मेंबर्स पढ़ो। पदेन प्रधानमंत्री, पदेन मतलब आप जानते हैं ना, डेप्यूटी चेयरमैन वन अपॉइंट करता था, पीएम कैबिनेट का मंत्री होता था। तीसरा सचिव, 7 से 8 पूर्ण कार्यकालीन सदस्य, वित्त मंत्री और योजना मंत्री। जिस सीरियल ऑर्डर में मैंने पढ़ाया है उसी सीरियल ऑर्डर में लिखा हुआ है। बोलो जी यस। यहाँ पर देखो दोस्तों, योजना आयोग के 3 काम मैंने बताए। पहला काम पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना, दूसरा काम पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना, ये देखो लागू करना और समय समय पर जांचना, और तीसरा योजनाओं और अलग अलग मंत्रालयों और विभागों को फंड का आवंटन करना। बोलो जी क्लियर है? और यहाँ नोट में डाल के देखो कितनी अच्छी बात लिखी, कि राज्यों के सीएम और यूटीज के एलजी की कोई भूमिका नहीं थी। क्या योजना आयोग समझ गए? थोड़ा आगे चले, 1934 से चल रहे हैं, 1950 तक आ गए। अब 6 अगस्त 1952 क्या योजना आयोग से एक कदम ऊंची बॉडी बनी, जिसका नाम है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या आपको अब एहसास हो गया कि हाँ, ये रट्टा मारने वाला चैप्टर है? समझ गए आप? इसमें कोई पढ़ने पढ़ाने का चैप्टर नहीं है, लेकिन आप अन्य कोचिंगों में जाएंगे 4 5 6 दिन प्लानिंग ही चलेगा। जाओ बेटा जाके देख लो, अपन सिर्फ 1 घंटे पढ़ाता है बस भाई, 1 घंटे में काम हो जाता है, क्योंकि रट्टा मारो बैठ के 10 15 20 बार पढ़ो इसी चीज को, अपने आप हो जाएगा। बोलो जी यस। एक बार मैं पढ़ा रहा, एक बार आप लिखोगे, और 2 3 4 बार रिवाइज करोगे, 2 3 4 बार क्वेश्चन करो, हो गया पक्का आपका। बोलो जी यस। सारे सवाल निपट जाएंगे आपके योजना आयोग के। अब देखो दोस्तों, 6 अगस्त 1952 योजना आयोग से एक कदम ऊंची बॉडी बनी, जिसका नाम दिया गया एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अभी बहुत गौर से सुनेंगे, योजना आयोग की तरह एनडीसी भी गैर सांविधिक और असंवैधानिक निकाय था। कोई समस्या? सही है। दूसरा, योजना आयोग के चेयरमैन, एनडीसी के चेयरमैन भी दोनों सेम, प्रधानमंत्री। कोई समस्या? अपार्ट ऑफ दैट, अब आगे सुनो, एनडीसी में सभी राज्यों के सीएम और यूटीज के एलजी होते थे। क्या बात समझ गए? और लास्ट लाइन एनडीसी में, इसके अलावा किसी पेपर में आज तक कोई सवाल नहीं आया, और बस यही सवाल आएगा, और वो ये कि हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं
योजना आयोग तैयार करता था। मैंने इनको इसको बताते समय एक लाइन बोली थी, योजना आयोग से एक कदम ऊंची बॉडी, अर्थात जो योजनाएं योजना आयोग ने तैयार करी हैं, बनाई हैं, उन योजनाओं को अप्रूव, पास करने का काम, अनुमोदित करने का काम, अप्रूवल, अनुमोदन कौन करता था? एनडीसी। दैट्स इट, बात खत्म, पैसा जम। बोलो समझ गए? तो जो योजनाएं योजना आयोग बनाता था उनको अप्रूव, अनुमोदन कौन करता था? एनडीसी। एनडीसी, दैट्स इट। लो जी दोस्तों, ये लिखा है एनडीसी, इसे पढ़ो एक बार अच्छी तरह। स्थापना, गैर सांविधिक, असंवैधानिक। दोस्तों चेयरमैन ये हो गए सभी स्टेट के सीएम और एलजी हो गए यूडीज के, पढ़ो बस। बस एनडीसी में कुछ भी नहीं है, बहुत क्रक्स करके आपको पढ़ाया जाता है क्लास में, सो दैट किताबों में जो 100 पन्ने में है वो आपको 2-3-4 पन्नों में मिल जाए बस। क्या बात समझ पाए? चलो अब हम 1952 में सीधा जंप मारते हैं 2015 तक, और अब बात करते हैं कि दोस्तों 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 65 साल पुरानी 65 योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया। खत्म बात। तो नीति आयोग कब बना, किसकी जगह? कोई दिक्कत? आइए नीति आयोग को ध्यान से समझिए। नीति आयोग में यहां से शुरू करते हैं, नीति, NITI, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज कॉल्ड नीति। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फिर से एक बार, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फिर से एक बार, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज नीति आयोग। सही है। अब नीति आयोग में एक लाइन और, योजना आयोग और एनडीसी की तरह नीति आयोग भी गैर सांविधिक असंवैधानिक निकाय है। नहीं समझे? समझ गए? दोस्तों ये प्रधानमंत्री के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कार्यकारी निर्देश के माध्यम से बनी एक बॉडी है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आपने पॉलिटी में पढ़ा, एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है विधायिका, एक कार्यपालिका और एक दोस्तों न्यायपालिका। दोस्तों कार्यकारी निर्देश, पीएम बैठे, उनकी कैबिनेट बैठी, मोटा भाई बड़ा भाई बैठ गए, और दोस्तों ने कहा योजना आयोग को हटाते हैं, नीति आयोग बनाते हैं, नीति आयोग बना डाला। खत्म बात। ना तो लोकसभा में कोई बिल आए, ना राज्यसभा में डिस्कशन हुआ, ना प्रेसिडेंट की अनुमति, सीधा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कार्यकारी निर्देश से बना दी गई। ना तो एक्ट है ना आर्टिकल है, एक्ट नहीं है, गैर सांविधिक, आर्टिकल नहीं है, असंवैधानिक। मुझे लगा समझ गए। सही है। अब आउट ऑफ दैट, इसके अलावा नीति आयोग के मेंबर्स पे बात करते हैं। नंबर 1 चेयरमैन, पदेन प्रधानमंत्री, कोई समस्या? अब साइमल्टेनियसली साथ साथ मैं अपनी क्लास में नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर भी स्थापित करता हूं, तो आप अंतर को देखते जाना। योजना आयोग में एक वाइस डेप्यूटी चेयरमैन नाम की पोस्ट थी, चेयरमैन के बाद डिप्टी चेयरमैन थी। यहाँ योजना आयोग या नीति आयोग में ये डेप्यूटी चेयरमैन की पोस्ट नहीं है, यहाँ पे इसकी जगह वाइस चेयरमैन। एवरीवन क्या है? क्या है? कोई समस्या? तो यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन की जगह कौन होता है? वाइस चेयरमैन। तीसरी बात, यहाँ पे वाइस चेयरमैन इस समय जो है वो है सुमन के बैरी। पहले वाइस चेयरमैन योजना आयोग के थे अरविंद पनगड़िया, अरविंद, दूसरे थे राजीव कुमार और तीसरे सुमन के बैरी। कोई समस्या? सही है। अभी भी हाँ चेंज हो गए? अरे चेंज हो गए तो मेरी जानकारी नहीं है, 2-4 दिन में हुए क्या? बहुत पहले, 2-3 महीने, 1 महीने पहले ना, इतना आउटडेटेड नहीं हूं भाई मैं। नीति आयोग नो, नीति आयोग वाइस चेयरमैन, अगर नीति आयोग वाइस चेयरमैन, अगर नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की बात करें तो सुमन के बैरी हैं दोस्तों, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। और 1 मई 2022 में बनाए गए थे दोस्तों, ये 1 मई 2022, यही अभी चेंज है ना, पढ़ाने हम आए ना तुम लोगों को दोस्तों, कोई बात नहीं, होता है। नेक्स्ट आगे सुनो, आगे सुनो, डोंट वेस्ट माय टाइम, आगे सुनो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीति आयोग में उसमें एक चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन था, इसमें चेयरमैन वाइस चेयरमैन। उसके बाद योजना आयोग में लिखा था सेक्रेटरी, सचिव। देखना चाहते हो देख लो, चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन सचिव। नीति आयोग में सचिव नहीं है, नीति आयोग में सचिव की जगह सीईओ है। आगे आगे मत बोलो, मैंने पहले ही बोला था उस दिन। नीति आयोग में सीईओ है सचिव की जगह, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नीति आयोग में सीईओ पोस्ट की जगह कौन है? मैंने कहा दोनों में हम अंतर भी देखेंगे, दैट इज सीईओ। भारत में इस समय जो सीईओ है वो है परमेश्वरम अय्यर, एवरीवन, नहीं बीवीआर सुब्रमण्यम। कौन है सीईओ? बीवीआर सुब्रमण्यम। पहले सीईओ थे सिंधुश्री खुल्लर, कौन थे? दूसरे थे अमिताभ कांत और तीसरे थे परमेश्वरम अय्यर और चौथे हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। कोई दिक्कत? पक्का? 4 सालों के लिए बनाए जाते हैं ये सीईओ। कितने सालों के लिए? 4 साल। कोई समस्या? आगे चला जाए। अब आउट ऑफ दैट थोड़ा आगे देखते हैं, थोड़ा देख लेना, 4 साल या 2 साल मुझे याद आ रहा है, 2 साल शायद, तो वो तो ठीक, आप घर पे देख लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, नीति आयोग में एक चेयरमैन हो गए, वाइस चेयरमैन हो गए और एक सचिव की जगह सीईओ हो गए। अब आउट ऑफ दैट योजना आयोग में 7 से 8 फुल टाइम मेंबर थे, यहाँ पे 4 फुल टाइम मेंबर्स हैं। कितने हैं? नंबर 1 वीके सारस्वत, एक्स चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। नंबर 2 विनोद कुमार पॉल, हेल्थ एक्सपर्ट। नंबर 3 रमेश चंद्र, स्वास्थ्य विशेषज्ञ। एंड नंबर 4 अरविंद ब्रह्मानी, दोस्तों एक इकोनॉमिस्ट। 5वां में एक बंदे का नाम पढ़ रहा था, भी थोड़ी देर बाद बता दूंगा आपको। सो दोस्तों 4 से 5 फुल टाइम मेंबर्स हैं इसके, बोलो जी यस ना। अब आउट ऑफ दैट इसमें 2 पार्ट टाइम मेंबर्स हैं जो 2-2 साल के रोटेशन में चेंज होते रहते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ पे आते हैं 2 साल के लिए और उन्हें पार्ट टाइम मेंबर का नीति आयोग का पोस्ट मिलता है। इसके बाद थोड़ा आगे चलो, नीति आयोग में भारत के 4 मंत्रालय हैं। नंबर 1 वित्त मंत्रालय, नंबर 2 गृह मंत्रालय, नंबर 3 कृषि मंत्रालय एंड नंबर 4 लाइक रक्षा मंत्रालय। दोस्तों ये 4 मंत्रालय के मंत्री नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं। अगर आज नहीं तो जीवन में कभी नहीं, इसलिए बहुत ध्यान सुन लो, कुछ बच्चे ऊँग के सो रहे। दोस्तों अगर हम बात करें आज नहीं तो कभी नहीं, फिर बेटा इस स्टाइल से नीति आयोग समझ नहीं आएगा। ये लोग गौर से सुन लो, 4 मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राइट, कृषि मंत्रालय। इन 4 मंत्रालयों के लोग हमेशा इसमें नीति आयोग में कौन होंगे? पदेन सदस्य बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? पदेन सदस्य। इज इट ऑलराइट? अब आउट ऑफ दैट नीति आयोग में एक और है, एक बॉडी नीति आयोग के अंदर एक है जिसको हम बोलते हैं गवर्निंग काउंसिल। एवरीवन क्या? हिंदी में शासी परिषद कह सकते हैं, लेकिन गवर्निंग काउंसिल याद रखो, गवर्निंग काउंसिल। और ये योजना आयोग और नीति आयोग में बहुत बड़ा अंतर है, और वो ये कि गवर्निंग काउंसिल जो नीति आयोग के अंदर है, इसमें हर राज्य का सीएम और यूटीज का एलजी होता है। दैट इज द डिफरेंस। बोलो समझिए? क्या योजना आयोग में राज्य के यूटी, राज्य और यूटी के चीफ का कोई काम था? यहाँ पर है। बोलो क्लियर? यो नीति आयोग के अंदर एक और होता है जिसको कहते हैं रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद। क्या कहते हैं? उसमें भी स्टेट्स के सीएम और यूटीज के एलजी होते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं होती। जब जरूरत पड़ती है तब जब क्षेत्रीय परिषद को बनाया जाता है फिर खत्म कर दिया जाता है। कोई समस्या? साथ में दोस्तों यहाँ पर कुछ स्पेशल इनवाइटीज हैं, कम से कम 15 से 20 मंत्रालय हैं, 15 से 20। उन मंत्रालयों के मंत्रियों को यहाँ पे बनाया गया विशेष आमंत्रित सदस्य नीति आयोग में, उन्हें बोलते हैं स्पेशल इनवाइटीज, विशेष आमंत्रित सदस्य। दोस्तों इतने सारे लोग नीति आयोग को मिलकर बनाते हैं। क्या बात समझ में आ गई? पक्का? नीति आयोग को हम भारत का थिंक टैंक की उपाधि दी है हमने। क्या उपाधि दी है?
दोस्तों नीति आयोग जो 5 ईयर प्लान नहीं, नीति आयोग ने क्या किया, पहली बात पंचवर्षीय योजना बंद कर दी है। हमारे भारत में आखिरी पंचवर्षीय योजना था 12वां 2012 से 2017, 12वां से 17 तक, 12वां से 17 तक, और 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बन गई। 2 साल 12वां पंचवर्षीय योजना चलती रही। 17 के बाद नीति आयोग ने भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बंद कर दी और नीति आयोग ने भारत में 15 वर्षीय योजना बनाई। कितने वर्षीय और 2017 से 2032 तक, जिसको 3 भागों में बांट दिया। 15 वर्षीय योजना को 3 टुकड़ों में बांट दिया। 3 वर्ष का एक्शन प्लान, क्या बोला, 17 से 20, 7 वर्ष का स्ट्रेटेजिक प्लान रणनीतिक योजना 17 से 24, और 15 वर्ष का विजन प्लान विजन योजना। नहीं समझ पाए पक्का? तो नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना बनाना क्या बंद, नीति आयोग ने पूरा 15 साल का प्लान बनाया जिसका नाम दिया विजन प्लान। सही, इसको भागों में बांट दिया। 3 साल तक एक्शन प्लान, 7 साल तक स्ट्रेटेजिक प्लान और 15 साल का विजन प्लान। बोलो क्लियर है? समझ गए दोस्तों? नीति आयोग जो प्लान्स बना रही है उसका मॉडल है बॉटम अप अप्रोच। ये सीखने वाली बात है। योजना आयोग जो प्लान बनाती थी उसका मॉडल था टॉप डाउन अप्रोच। सीखिए इसको, मैं ऐसे समझा दूंगा आपको, ध्यान देखना कैसे। योजना आयोग में जो योजनाएं बनती थी वो सेंटर के स्तर पर बनती थी, केंद्र स्तर पर, एवरीवन किसके स्तर पर, और जो केंद्र ने योजनाएं बना दी वो सारे राज्य फॉलो करते थे। उसी को बोलते थे टॉप डाउन अप्रोच। नहीं समझे? लेकिन योजना आयोग में लेकिन नीति आयोग में जो योजनाएं बन रही हैं वो बॉटम अप है। मतलब ध्यान सुनना, क्या यहाँ पर पहले सभी ग्रामीण क्षेत्र में योजनाएं बनती हैं, ग्राम स्तर पर बहुत सारे गांव मिलकर बनते हैं ब्लॉक। दोस्तों वो योजना जाती है ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक लेवल से जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट से जाती है स्टेट, स्टेट से सेंटर। तो नीति आयोग जो योजना बना रही है वो है बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर की ओर। और योजना आयोग का मॉडल था टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन योजना आयोग, और नीति आयोग बॉटम अप। एंड लास्ट पॉइंट, नीति आयोग इज वर्किंग एज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जो नीति आयोग है वो सहकारी संघवाद के माध्यम से योजनाओं को तैयार कर रही है। अब ये सेंटेंस मैंने दिया, इसका मतलब मैं बताऊंगा, पेपर में आएगा, आप टिक कर देंगे। नीति आयोग सहकारी संघवाद के माध्यम से योजना बना रही है। ये सहकारी संघवाद का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सहकारी संघवाद का मतलब होता है जहां पे केंद्र, जहां पे स्टेट्स, जहां यूटीज सब मिलकर बैठकर एक साथ प्लान्स तैयार करें विद द कोऑपरेशन, दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। बोलो जी क्लियर है? दैट्स ऑल अबाउट द नीति आयोग। आइए वन बाय वन इसको देख लेते हैं। देखो, एक बार मैंने सुनाया, एक बार मैं पढ़ा रहा, एक बार आप लिखेंगे, इतने में तो काम हो जाएगा। और नहीं हो रहा तो बेटा फिर तुम क्या ही करोगे यार, कैसे तुम लोग सेलेक्ट होगे? बहुत मुश्किल हो जाएगी। जल्दी से पढ़ो। नीति का पहले फुल फॉर्म जल्दी से पढ़ लो। स्थापना, योजना आयोग के स्थान पर। नेक्स्ट, सही है। गैर संवैधानिक, एक बार फिर से, नो एक्ट। असंवैधानिक, नो आर्टिकल। शाबाश, जल्दी से मेंबर्स को एनालाइज करो। अध्यक्ष, सही है। नंबर नेक्स्ट, वाइस चेयरमैन पीएम द्वारा। सुमन बेरी तीसरे नंबर पर है, पहले दूसरे यहां लिख दिए। बोलो यस। नाउ ये देखो, कैबिनेट रैंक का होना चाहिए। सीईओ क्या, वीवीआर सुब्रमण्यम, पहले दूसरे तीसरे। चलो, 4 फुल टाइम मेंबर, वीके सारस्वत, एक्स, ये सब हो गए। 2 पार्ट टाइम मेंबर, यहां जाओ। देन एक्स ऑफिस सदस्य बताया था, वित्त, गृह, रक्षा, कृषि, 4 मंत्रालय से इनके पदेन मंत्री होते हैं, पदेन सदस्य। मैं बताया स्पेशल इनवाइटीज, यहाँ कुछ बताया बहुत सारे मंत्रालयों से, 15-16 मंत्रालयों से विशेष आमंत्रित सदस्य। साथ में बताया गवर्निंग काउंसिल, जिसमें दोस्तों इसे गवर्निंग काउंसिल को टीम इंडिया भी कहते हैं, और इसमें स्टेट्स के सीएम, यूटीज के एलजी, क्षेत्रीय परिषद स्टेट के सीएम, यूटीज के एलजी। लेकिन लास्ट में मैंने बोला था कि जब आवश्यकता होती है तब इसका निर्माण करते हैं, फिर खत्म कर देते हैं। दैट इज द मेंबर्स ऑफ नीति आयोग। चाहिए सारी बातें हमने कर ली, बिल्कुल इसी सिस्टमैटिक तरीके से की थी। नाउ नेक्स्ट देखो, योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर। पहला अंतर, यह एक पुरानी, ये योजना आयोग क्या है, पुरानी निकाय है, या एक नई और आधुनिक निकाय। यहाँ पर कौन था, यहाँ पर कौन है, यहाँ पे कौन था, यहाँ पे कौन है, स्टेट के सीएम, यूटीज के एलजी होते थे, यहाँ पर होते हैं टॉप डाउन अप्रोच मॉडल। दोस्तों यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच मॉडल। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म समझ में आया? सहकारी संघवाद। और नीति आयोग का काम है फंड का आवंटन। क्या ये फंड का आवंटन? नहीं, नीति आयोग फंड का आवंटन नहीं करती है, ये करती थी, बताया था आपको। याद रखना, ये थोड़ा नीति आयोग के लिए वो है कि नीति आयोग कोषों का आवंटन नहीं करती है। दैट्स ऑल अबाउट द योजना आयोग और नीति आयोग। बोलो क्लियर? नीति आयोग में 2 हब हैं, ये देख लो। एक है टीम इंडिया हब और एक है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। मतलब हब का मतलब मान लो 2 विंग्स हैं, अब मान लो 2 शाखाएं हैं। एक टीम इंडिया हब है इसके अंदर, एक केआईबी हब है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। देखना, टीम इंडिया हब का काम है नीतियों का निर्माण करना, केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय, और इसी को बोलते हैं सहकारी संघवाद। ये हो गया टीम इंडिया हब, कोई दिक्कत? इसका काम नॉलेज एंड इनोवेशन आपका काम है अनुसंधान और विकास का, रिसर्च और डेवलपमेंट का। दोस्तों नीति आयोग का अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ, स्कूलों के साथ टाई अप कराने का काम किसका है? रिसर्च एंड इनोवेशन हब का, नॉलेज एंड इनोवेशन हब, और इसी को बोलते हैं थिंक टैंक। तो नीति आयोग को जो थिंक टैंक की उपाधि मिली है वो किसको मिली है? नॉलेज और इनोवेशन हब को। समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना ना रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो रिवीजन से आएगा, लेकिन समझ में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई या नहीं? अगर आ जाए कि नीति आयोग का कौन सा हब, टीम इंडिया हब क्या नहीं, कौन सा हब सहकारी संघवाद का काम करता है, तो टीम इंडिया हब। नीति आयोग का कौन सा विंग या हब, दोस्तों थिंक टैंक कहलाता है। और कुछ भी ना आए तो ऐसे आएगा, नीति आयोग को यह भी कहते हैं, तो लिखा होगा थिंक टैंक। नीति आयोग को यह भी कहते हैं, ये क्वेश्चन है थिंक टैंक। और लास्ट में दोस्तों मैंने कहा नीति आयोग ने 15 साल का प्लान बनाया, दैट इज कॉल्ड 15 साल का, 2017 से 2032 तक, जिसको 3 टुकड़ों में बांट दिया। 15 साल का विजन प्लान दोस्तों, 3 साल का एक्शन प्लान और 7 साल का रणनीतिक योजना, रणनीतिक योजना। बाकी इसको हम ऐसे बोलते हैं, एक्शन प्लान ही कहते हैं, कार्य योजना कह सकते हो आप ऐसे, तो इसको कार्य योजना। और दोस्तों इसे हम विजन प्लान ही कहते हैं, विजन प्लान। आनंद आया? अब दोस्तों प्लानिंग में हम सिर्फ लास्ट टॉपिक का जिक्र करेंगे और फिर क्लास को खत्म करेंगे आज। और प्लानिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा योजना आयोग है, वो नीति आयोग है, वो एनडीसी है। इनसे आपको कई सारे सवाल मिलेंगे, लेकिन अब योजना आयोग और एनडीसी पुराना हो गया, इसलिए आप नीति आयोग को 4-5 बार पढ़ के जाना। और पढ़ना क्या है? 3 स्लाइड बस, ये जो 3 स्लाइड थी, एक क्वेश्चन हो जाएगा अगर आया तो। बॉम्ब जैसे मैंने लिखा बिल्कुल वैसे, बॉम्बे प्लान, कोई बात नहीं, बॉम्बे प्लान कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ऐसे आएगा, इतना कंफ्यूज करेंगे नहीं पेपर में इन दोनों में एक ही नाम लिखा होगा और इन दोनों में एक ही लिखा होगा, ऐसे आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी प्लानिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है 5 ईयर प्लान्स। क्या है? अपन सिर्फ 10 से 15 मिनट डिस्कशन करते हैं, उससे ज्यादा डिस्कशन करने के लिए हमारे पापा ने मना किया है। मैं बोलो जी क्लियर है? है ना?
क्योंकि समय बदल चुका है। अभी आप अन्य कोचिंगों में जाओगे तो 2-3 दिन पंचवर्षीय योजना पढ़ाते हैं, किसी ने पढ़ा भी होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, या कभी ना कभी अनुभव रहा होगा खट्टा मीठा जैसा भी। लेकिन अपन सिर्फ दोस्तों बच्चों का समय बदल चुका है, स्क्रीन इतनी डिजिटल स्मार्ट लगी हुई है, इतना दोस्तों स्मार्ट क्लासरूम है, और हम आउटडेटेड तरीके से पढ़ाएं तो फिर तो मतलब समय बदल गया, हम नहीं बदल पाए इसका मतलब है। लेकिन पहले हम भी पंचवर्षीय योजना 2-3 दिन नहीं करते थे दोस्तों। आप थोड़ा स्मार्ट हो गए हैं, समय बदल रहा है, एआई बीआई आ चुका है, बोलो यस। अभी दोस्तों इंडस्ट्री 4.0 का समय चल रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है दोस्तों हम यहीं पर बैठ के अपने घर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, यहीं पर बैठ के अपने मोबाइल से किसी भी कमरे की लाइट और पंखा ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहीं से बैठकर दोस्तों अभी अपने बच्चे के लिए प्रिंटर पे कमांड देकर प्रिंट निकाल देते हैं। समय इतना एडवांस है और हम बैकवर्ड हो जाएं तो फिर तो हमें लोग कुचल के निकल जाएंगे ना लोग। इसलिए दोस्तों मैंने कैसा मेथड बनाया वो समझिए। पंचवर्षीय योजनाओं को अपन को टोटल रट्टा मारना है। मैंने पंचवर्षीय योजनाओं में इतना शानदार काम किया है कि सारे 5 ईयर प्लान्स यहाँ लिख दिए हैं। बस आपको क्या करना है, ऐसे इस कॉपी को रखना अपनी लिखने के बाद, और ऐसे एक एमसीक्यू की किताब रखना, और आप उसमें एमसीक्यू किताब में पढ़ते जाना, जो समझ में ना आए वो तुरंत कॉपी में देख देख के टिक मारते जाना। पहले राउंड में टिक मत मारना, दूसरे राउंड में टिक मारना है, तीसरे राउंड में आप देखेंगे सारे 5 ईयर प्लान के क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे। बोलो समझ में आया? पढ़ना क्या है वो मैं बताता हूँ। नंबर 1, आपको हर एक 5 ईयर प्लान में टाइम पीरियड याद होने चाहिए। बोलो रट लोगे? हाँ, मैंने भी पूरा रट्टा मार रखा। अभी मैं 2 घंटे 5 ईयर प्लान बिना सांस लिए सुना सकता हूँ सारे, उसके अंदर भी एक एक पॉइंट। बहुत बेहतर, बहुत साल भी तो हो गए यार, अब साल भी तो हो गए 14-15 पढ़ाते पढ़ाते। बोलो जी सुन दोस्तों, कौन मैंने तीर मान लिया इतना? 14-15 सालों में कई 1000 बार पढ़ाया तो याद होगा, इसमें क्या बड़ी बात है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66। इसी दौरान दोस्तों 1961 से 66 के बीच में गौर से आप देखोगे तो 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ, 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ, और सरकार ने 1966 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद कहा कि हम कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बना पाएंगे। तो सरकार ने 1966 से 1969 तक 3 साल 1-1 साल की योजना बनाई, जिन्हें हमने नाम दिया 1-1 साल के एनुअल प्लान्स, वार्षिक योजनाएं। और 1966 से 1969 के टाइम पीरियड का सरकार ने नाम दे दिया प्लान हॉलिडे योजना अवकाश। दोस्तों उसके आगे बढ़े तो दोस्तों 1969 में जब इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल हुई, योजना अवकाश के बाद तो चौथा पंचवर्षीय योजना बनाया 1969 से 1974 तक। लेकिन समस्या तो इसमें भी 1971 इंडो पाक वॉर, इस चक्कर में बांग्लादेश और पाकिस्तान विभाजित हो गए और बहुत सारे शरणार्थी हमारे हिंदुस्तान में बांग्लादेश से आए, और इसी बीच हमारे देश में एडवर्स क्लाइमेट विपरीत मौसम भी रहा। दोस्तों 1978 में जब हमारा 1974 में जब हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ी तो हमने 5वां पंचवर्षीय योजना बनाया 1974 से 1989 तक, 1978 तक, 1979 तक। लेकिन दोस्तों ऐसे ही चलता रहा। लेकिन 4 साल बाद हम गौर से देखते हैं तो 1978 में इसी पंचवर्षीय योजना में 1974 से 1989 के बीच दोस्तों 1978 में 4 साल में कांग्रेसी सरकार गिर गई और भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता गवर्नमेंट के सुपरविजन में मोरारजी देसाई साहब की सरकार बनी। और 1969 में जब सरकार बनी तो मोरारजी देसाई सरकार ने कहा ये कांग्रेसियों द्वारा प्लान हटाओ। और दोस्तों 1978 में भारत का एक लौती पंचवर्षीय योजना जो 4 साल बाद बंद कर दी गई, 1974 से 1978 तक की चली, 5वीं। 1978 में जनता गवर्नमेंट ने क्या किया, जोश में आके अपना खुद का और भारत का छठा पंचवर्षीय योजना बनाया, जिसको हमने बोला 1978 से 1983 तक छठी पंचवर्षीय योजना बनी। लेकिन हुआ कुछ यूं कि 2 साल बाद जनता गवर्नमेंट खुद गिर गई, और जनता गवर्नमेंट गिरी दोस्तों 1978 से 1980 जब कांग्रेस आई तो उसने इस 2 साल का नाम दे दिया रोलिंग प्लान। तो हमारे देश में 1978 से 1980 रोलिंग प्लान आता है, और रोलिंग प्लान का जो कांसेप्ट है वो गुन्नार मेडल ने दिया था। गुन्नार मेडल ऐसे नाम याद रखना है, और जहां से हमने हर साल पैनल प्लानिंग को असेसमेंट शुरू करा। एक बात और याद रखिएगा, 1978 से 80 जो रोलिंग प्लान था, यहां से हमने एक काम करना शुरू किया। अभी तक हम 5 साल बाद प्लान को असेस करते थे, जांचते थे, अब हम हर साल प्लान को जांचने लगे। खैर 1980 में जब कांग्रेस की सरकार दूसरी बार आई तो उसने छठवीं पंचवर्षीय योजना बनाई 1980 से 85, 7वीं पंचवर्षीय योजना बनाई 1985 से 1990। लेकिन आप गौर से देखो 1990 की कहानी आपको सुना चुके हैं। आर्थिक तंगी, आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस भारत में आ गए, फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गया। सरकार ने कहा भैया यहाँ 1 महीने की इकोनॉमी चल नहीं रही, 2 सप्ताह का तो फॉरेक्स रिजर्व बचा, पंचवर्षीय योजना कैसे बनाएंगे? तो 1978 से 1983 तक, नो 1990 से 1992 तक हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने दोस्तों क्या किया, 2 साल के 1-1 साल के एनुअल वार्षिक योजना बनाई। 1991 में सरकार ने एलपीजी लागू किया, और उसको लागू करने के बाद इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल होती दिखाई दी। तो 1992 से 1997, 1992 से 1997 8वीं पंचवर्षीय योजना बनाई, 1997 से 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना बनाई, 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना बनाई, 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना बनाई, और 2012 से 2017 12वीं पंचवर्षीय योजना बनाई। स्वाहा। दोस्तों सही है? तो ऐसे ऐसे आप लोगों को ऐसे पूरी पंचवर्षीय योजनाओं के सबसे पहले टाइम पीरियड याद करने हैं। क्या कर लोगे? रट्टा मारना पड़ेगा। सही है? नंबर 2, जय हो। नंबर 2, देखो हर चैप्टर का, हर टॉपिक का एक अपना मोटो होता है पढ़ाने का। जैसे हमने जो जितने चैप्टर अभी तक पढ़े, बहुत सारे लिख लिख के पढ़े, बहुत सारे समझ के पढ़े, बहुत सारे डूब के अंदर घुस के पढ़े, कुछ ऊपर से पढ़ते हैं ऐसे ये चैप्टर। दोस्तों इसमें बस रट्टा मारना है। तो हर टॉपिक को पढ़ाने का एक अलग नजरिया इकोनॉमिक्स में, तो इसको आप रट्टा मारो, बैठ के पढ़ो। कम ऑन, एक बात और सुनो, सिर्फ टाइम पीरियड याद करने से काम नहीं चलेगा। आपको दूसरे नंबर पर क्या याद करना है? आपको दूसरे नंबर पर याद करना है, आप मत बोलो, मुझे बोलने दो। आपको दूसरे नंबर पर याद करना है हर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हर प्लान के उद्देश्य होते हैं, हर प्लान के उद्देश्य। जैसे तो मेरे प्यारे साथियों, दूसरे लेवल पर आपको क्या याद करना है? पहले तो पंचवर्षीय योजना में टाइम पीरियड याद कर लेना। 50-60% समय इसी में सवाल आ जाते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 80 से 85 या आएगा 1992 से 1997 कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, या कभी कभी मिलान करने को जाएगा, पहली दूसरी तीसरी मतलब बैठ के हो गया। दूसरा सवाल, हर 5 ईयर प्लान के होते हैं कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स। एवरीवन क्या होते हैं? ये उद्देश्य है। पहले 5 ईयर प्लान का उद्देश्य था कृषि का विकास, दूसरे का था औद्योगिक विकास। ऐसे आपको पूरे 12 पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य रखने हैं बैठकर। रट लोगे? सिलेक्शन लेना होगा तो रटना ही पड़ेगा। तीसरा हर 5 ईयर प्लान में एक होता है टीजीआर और एक होता है एजीआर। टीजीआर का मतलब होता है टारगेटेड ग्रोथ रेट, और एजीआर का मतलब होता है अचीव्ड एक्चुअल ग्रोथ रेट। सरल भाषा में समझाते हैं, टीजीआर का मतलब है लक्षित वृद्धि दर। सरकार पंचवर्षीय योजनाओं के शुरुआत में अगले 5 वर्षों में हमारी योजना का लक्ष्य कितना है, मतलब हम इस योजना को बनाकर देश की जीडीपी कितनी प्राप्त करना चाहते हैं, इसका एक लक्ष्य बनाती है। पहली पंचवर्षीय योजना का टीजीआर टारगेटेड ग्रोथ रेट, लक्ष्य वृद्धि दर था 2.1%, और 5 वर्ष बाद देखते हैं कि हमने कितना प्राप्त किया, दैट इज एजीआर एक्चुअल या अचीव्ड ग्रोथ रेट। एजीआर अचीव्ड ग्रोथ रेट, प्राप्त वृद्धि दर। दोस्तों हमारा जो 5 साल बाद जो प्राप्त वृद्धि दर हुआ वो हुआ 3.6%। मतलब हमने लक्ष्य बनाया था 2.1% का, प्राप्त हुआ 3.6। इसके बेसिस पर यह तय होगा कि ये प्लान सफल रहा या असफल रहा।
ये प्लान सफल रहा या असफल, राइट ना। दिस इज कॉल्ड टीजीआर एजीआर याद करने। कई बार मैंने एक सवाल देखे कि इनमें से कौन सा प्लान सफलतापूर्वक रहा या असफल रहा, बोलो कर लोगे। एक और क्वेश्चन लास्ट बस, और वो है हर प्लान जो है उसमें कुछ मिसलेनियस चीजें होती हैं, बोले तो अन्य अन्य फालतू फालतू की। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे हीराकुंड डैम किस पंचवर्षीय योजना में बना, नरेगा किस पंचवर्षीय योजना में आया, ऐसे बहुत सारे, आईआरडीपी योजना किस पंचवर्षीय योजना में आई, दोस्तों जवाहर रोजगार योजना कब आया, या गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, अरे बोलो ऐसे कौन सा 5 ईयर प्लान सिर्फ 4 साल तक रहा, ऐसे तमाम सारी चीजें। तो मैंने मेरे प्यारे साथियों लुक एट दिस, मैंने दोस्तों ये 4 चीजें आपको 5 ईयर प्लान में याद करनी है, एक टाइम पीरियड, ऑब्जेक्ट, उद्देश्य, टीजीआर एजीआर और मिसलेनियस, बोलो यस। मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा पंचवर्षीय योजनाएं लिख रखी हैं, आप घर पे जाके इन्हें पढ़ेंगे, आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आपके 5 ईयर प्लान से हो सकता है एक क्वेश्चन आ सकता है और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कई बार आया भी है, बोलो जी यस। तो आप पढ़िए, टीचर का काम है कंटेंट देना, टीचर का काम उसे समझाना, बाकी सारा आपके ऊपर दारोमदार है, बोलो जी यस। तो अगर हम गौर से देखें तो देखो पहली पंचवर्षीय योजना इतना सब कुछ लिखा है, हैरत डोमर मॉडल, अरे बोलो यस। ऐसे दोस्तों सब कुछ मेंशन्ड है, सब कुछ मेंशन्ड है। दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऐसी मैंने सारी पंचवर्षीय योजना यहाँ पे लिख रखी है, मैं नहीं चाहता कि मैं उनको एक एक करके आपको बताऊं। ऐसे 12वीं पंचवर्षीय योजना, इनके सबके उद्देश्य आप लोग पढ़िएगा और रट्टा मारिएगा, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य योजनाएं हैं, बोलो क्लियर। इतना ही नहीं, हर 5 ईयर प्लान में जो जो स्कीमें रही हैं इंपॉर्टेंट स्कीमें, जैसे आप ये देखिए ये 11वीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्कीमें आई, जैसे ये आया वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यवसायीकरण, दोस्तों इसमें राइट टू एजुकेशन आया, इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आया, राष्ट्रीय कृषि विकास मिशन आया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आई। तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई, बोलो यस, ऐसा सब लिखा है, बोलो जी क्लियर है। लास्ट में एक काम मैंने थोड़ा सा और किया, वो एक्स्ट्रा है आप लोगों के लिए, मानो तो पढ़ना, नहीं हो तो आपकी मर्जी, वो है महत्वपूर्ण योजनाएं। मैंने लगभग 2005-6 से 2025-26 तक भारत सरकार की सारी महत्वपूर्ण योजनाएं लिख रखी हैं। आपके एग्जाम का टुच्चा सा लेवल है, वो पूछेगा कि किस वर्ष में आई, ये थोड़ा सा किससे संबंधित है, बोलो जी यस। तो दोस्तों उतना मैंने पूरा लिख रखा है, लुक एट दिस, ये हो गए हमारे, ये देखो दोस्तों, ये देखो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। तो आप देखिए, बस नाम पढ़िए, आप इनके बारे में घर पे पढ़िएगा, बस नाम पढ़िए जल्दी जल्दी। महात्मा, अब दोस्तों अब मैंने बताया था कि इसका नया नाम आ गया है पूज्य बापू ग्रामीण गारंटी योजना, बोलो जी यस। नाउ देन देखो क्या है, हो गया, नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो, ये तो रिपीटेड है, नेक्स्ट पढ़ो, सिर्फ योजनाओं के नाम पढ़ो बस। अब रुको और आप देखोगे बिल्कुल सीरियल वाइज लिखा मैंने। अब ये 14 चल रहा है, इससे पहले आप देखोगे ऐसे 14 ऐसे चलेगा, इससे पहले आप देखोगे 2013 था 14 ऐसे, बोलो बिल्कुल सीरियल में लिखा है, बोलो यस। 2013-14 से ऐसे 25-26, बोलो जी क्लियर। तो आप ये सारी स्कीमें बस पढ़ दी हैं एक बार, भाई पढ़ना तो आपने ही है, पेपर भी आपने देना, नौकरी भी आपकी लगेगी, पैसा भी आपके पास आएगा, बस तो सारा काम भी तो आपको ही करना है। अपन तो जितना पैसा मिल रहा उतना काम कर दिया, बोलो जी यस। नाउ नेक्स्ट देखो, हाँ अभी हम यहाँ पे थे, ये हो गया, चलो नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट 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 शहरी और ग्रामीण, नेक्स्ट 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 पूरे देश का आम नागरिक, नेक्स्ट 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 23 तक आ चुके हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट 24, नेक्स्ट वही सूर्यघर बिजली योजना 2024 की, नेक्स्ट 2024-25, 2025-26, बोलो जय हो, दैट्स ऑल बस। हाँ वही तो मैंने कहा, सबसे पहले सो रही थी क्या, सो रही थी, थोड़ा नींद में उठ जा, नींद से बाहर आ जा, भाई तो मैंने बताया यही तो मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, ठीक है दोस्तों। कोई नहीं होता है, जवानी के जोश में कहीं खो भी सकती है, राइट, तो कोई बात नहीं, खो भी सकती है, तुम्हारे उम्र में हम भी खोते थे। अच्छा देखो यार, उल्टी बॉल मेरे पाले में फेंक दिया, मैं क्या ही बोलूं। खैर दोस्तों, क्या हमारा प्लानिंग का कॉन्सेप्ट बढ़िया हो गया, क्या आप कर लेंगे? कल हम गरीबी की बात करेंगे, समय मिला तो परसों भी करेंगे, नहीं मिला तो कल खत्म, इतना ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। पढ़ाते हैं बहुत कूल हो गए हमेशा, क्योंकि आपको जीवन में एक ही बार कोचिंग का मौका मिलता है, और पापा कितनी मेहनत से पैसा देकर भेजते हैं, ये बात हम बहुत अच्छे जानते हैं, तुम नहीं जानते दोस्तों, हम ज्यादा अच्छे जानते हैं। पैसा कमाने का काम हम करते हैं ना, जब तुम्हारी औलादें तुम्हारी जगह पढ़ेंगी और ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे बाप को तुम कितना ज्यादा कष्ट देते थे अगर नहीं पढ़ते थे। सिलेक्शन हो गया तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुमने इसका मतलब पैसा वसूल कर लिया, और सिलेक्शन नहीं होगा, जो तुम्हारी औलादें तुम्हारे बराबर की होंगी, उस दिन एहसास जरूर हो जाएगा। बेटा जो लोग कहते हैं कि धरती पर पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही जन्म है, बस अभी के अभी हो गया, तो मैं भी अच्छा और बुरा फल कर्म का फल इसी जन्म में भोगोगे। स्वर्ग नरक क्या होता है कोई नहीं जानता, इसलिए बेटा अभी भी मौका है, ईमानदारी से पढ़ लो, बाप का पैसा यूज करो ईमानदारी से, बोलो यस। तो प्लानिंग में हमने सारे 1934 से लेकर 2026 तक पूरा योजनाएं पंचवर्षीय योजना, सारा का सारा प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, योजना आयोग, थोड़ा वन शॉट में देखा, बोलो यस, क्योंकि ये इतना सही है। अभी एक एक करके हर एक 5 ईयर प्लान को पढ़ने का काम तो तुम्हारा है ना। अगर पूछा जाएगा जवाहर रोजगार योजना कब आया या कौन सा कब आया, तो मैंने लिख दिया, तुम रट्टा मारो, बोलो यस। अगर मेरे पास ये बोर्ड नहीं होता तो मैं पुरानी मेथोडोलॉजी करता, यहाँ पे किताब कॉपी लेकर आता और एक एक पॉइंट लिखवाता रहता, या याद होता तो ऐसे ही बताता। दोस्तों अभी वो मेथोडोलॉजी चेंज हो चुकी है, अभी थोड़ा मॉडर्न मेथड है, जैसे HDI समझने का कॉन्सेप्ट, अपन ने आधा घंटा टाइम लेके उसको समझा, तब आपके दिमाग में फिट भी हो गया, बोलो हो गया। दोस्तों ये सब रखने का है, तो आज के लिए इतना काफी है, बाद में हम कल मिलेंगे पॉवर्टी के साथ। सो आज की क्लास काफी है, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।